कोई महिला ये नहीं कह सकती कि बचपन में कभी उन्होंने इस तरह का शोषण न सहा हो। शोषण रेप ही नहीं होता। बुली करना तो ऊपर से सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। पुलिस अलग से बुली करती है, बिल्कुल। राजनेता अलग से बुली करते हैं, बिल्कुल। ताकतवर के सामने झुक जाते हैं, गरीब का शोषण करते रहते हैं। इमेजिन करेंगे कि यूं सोफा पड़ा है, सोफे के साइड में एक छोटी सी टेबल है, उस पर टेलीफोन है और वो हाथ में कंकाल के, वो जो मरी पड़ी है सोफे पे वो एक कंकाल है। अगर आप देखो यही माँ बाप है जो बड़े प्राउडली बताते हैं माय सन इज इन अमेरिका। हाँ, अमेरिका बिल्कुल में रहता है मेरा हाँ बेटा। हाँ जी, बिल्कुल। इतने लूजर हैं ये लोग, लूजर, इतने गंवार हैं ये लोग, बिल्कुल। इनको इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा बेटी अमेरिका में सेटल हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हमारे साथ अतुल शर्मा जी हैं। संकल्प फाउंडेशन ये चलाती हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारी जो महिलाएं वैश्यावृत्ति के बिजनेस में ज़बरदस्ती धकेली जाती हैं उनको रेस्क्यू किया है। इन्होंने कई बार इनके ऊपर आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें एक बार तो ये बता रही थी कई दिन हॉस्पिटलाइज रही हैं, क्योंकि यही वाली बात है ना कि व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग पीपल्स पर्स, जब आप लोगों के बटुए पे हमला करते हो तो वो आपके ऊपर शारीरिक हमला। तो समझने की बात यह है कि इतने सारे मानसिक और शारीरिक हमलों को झेलने के बाद भी अतुल जी इस काम को पूरी हृदय से, पूरी दृढ़ता से कर रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल एक्टिंग करते हैं नाम की कि भाई हम तो बहुत बड़े समाज सेवक हैं, चाहे वो आईपीएस हों, आईएएस हों, एक एग्ज़ाम पास करने वाले लोग हों, चाहे वो विधायक हों और मंत्री हों, एमपीज़ हों। लड़ाई इनको अकेले लड़नी पड़ती है। इसीलिए मुझे इनसे बात करके बहुत ही गर्व महसूस हुआ। मैंने इनसे कुछ कठिन सवाल भी पूछे, क्योंकि हमेशा से आप कठिन सवाल हमेशा पूछने चाहिए। आइए मिलते हैं आदरणीय अतुल शर्मा जी से। वो हमारे खिलाफ बोले, सपोज करिए कि कोई पुलिस की डिटेंशन में है तो वो कहेगा जो वो कहलवाएंगे। ये अलग बात है कि कोर्ट में जाके मुकर जाए, वहाँ जाके उनको लगे कि मेरी शायद सुनवाई हो जाए। वही उनका सेम हाल है कि वो उस हालत में है कि शायद इमेजिन नहीं की जा सकती। मतलब मैं इतना 31 साल मुझे हो गए हैं और इन 31 सालों में शायद मैं इतना कमज़ोर हो गई हूँ अंदर से कि डरती हूँ। ये डर लगता है कि मेरे पता नहीं ऊपर वाले का वो रहा है, मेरा बच्चा अगर छोटा जो नातिन है, मेरी नाती है, अगर वो आए हुए हैं या पोता आया हुआ है तो वो बाहर से सामने वाले घर में भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिकली हम लोग तो देहाती हैं, तो सामने वाले घर में भी जा रहा है तो मैं झांकने जाऊँगी। ये भले ही मेरी बेटी मुझे क्या क्या मम्मा कब तक ये सब चलता रहेगा। तो मैं इतना डर गई हूँ। आप सोच सकते हैं कि जो वहाँ नहीं है वो इतना डर जाता है, तो जो वहाँ रह रहा है उसका क्या हाल है। पर बच्चों के मामले में आई एग्री विद यू एंड आई डोंट एग्री विद योर बहू जी, बिकॉज बच्चों के मामले में आप पलक मत झपकाइए। अगर आपने पलक झपकाई और नहीं है फिर आपके तो गड़बड़ हो जाएगी। यू कुछ कांट भी। फ्लिंच विद द किड्स हाँ, बिल्कुल। इवन वंस। आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि हमेशा मेरे बच्चे हैं, मुझे ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल 100 बार मैं कहूँगी बच्चों को, भाई देखो तुम मेरे पास 2 महीने के लिए आए, लेकिन 2 महीने मुझे बच्चे पूरी तरह सेफ चाहिए। मुझे मैं अब चली हूँ तो मैं कह के चली हूँ बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो इतना बड़ा अपना घर है, खिलाओ पिलाओ यहीं कहीं मत भी। डर लगता है, इतना छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं तो कैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं लाएगा। 2 साल की 2.5 साल की बच्ची को उठा के ले जा रहा है, 70 साल का आदमी लेके जा रहा है। जो हमारा नर पिशाच हैं वो हर जगह है। अब उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको छोड़ देंगे, आपका बच्चा को छोड़ देंगे। पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था तो उसमें क्या था कि लगभग जो रेप की घटनाएं थी ह्यूमन राइट्स की महिलाओं ने देखा, 82% लोग ऐसे थे जो उनके पिता थे, चाचा थे, ताऊ थे, मामा थे, जिन्होंने उनका रेप देखिए नज़दीकी रिश्तों की तो जिक्र नहीं करते लोग, करते नहीं है, लेकिन है ये कि अगर कोई ऐसी विक्टिम है तो उनमें से 2-4% ऐसे हैं कि जो आउटसाइडर हो, सब इनसाइडर। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहती हूँ कि कोई भी, मैं 100% महिलाओं की कहती हूँ, अपनी तक कह रही हूँ मैं खुले मन से, कि कोई महिला ये नहीं कह सकती कि बचपन में कभी उन्होंने इस तरह का शोषण ना सहा हो। शोषण रेप ही नहीं होता। आपको बदनीयती से छूना, बदनीयत तरीके से अपनी बॉडी को दिखाना, आपकी बॉडी को देखना, ये सब भी यौन शोषण है। हर महिला गुजरती है इससे। मेरा तो रूल बहुत पक्का है। अगर मेरी 2 बेटियां मेरी, किसी बेटी ने आके मुझे बता दिया कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, मैं उसे जान से मार दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बात ही खत्म करूंगा, बात ही खत्म। एग्जाम्पल सेट करूंगा पूरे देश के उससे लिए। पहले होगा, पहले तो वो बच्चा उस ट्रॉमा में जाएगा कि आज मुझे क्या हुआ, आज मुझे कैसा लगा। तब ऐसा भी होता है कि बच्चा, अब तो देखिए आप लोगों के समय में बहुत फैसिलिटीज़ हैं कि आप गाड़ियों से भेज रहे हैं, आप स्कूल बस से भेज रहे हैं। स्कूल बस में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं, ऑटोज़ में सुरक्षित नहीं। लेकिन अगर हम अपने ज़माने की तरफ देखें तो वो समय ऐसा था कि हम पैदल जा रहे हैं, थोड़ी सी दूरी पे स्कूल है, वो भी, और भरी दोपहरी में जा रहे हैं या भरी दोपहरी में वापस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जो हम शायद आज तक भी घर में नहीं बता सके। एक हमारे ऑफिस में लड़की काम करती थी, उसने बहुत क्लोज थी मेरे, वो प्लूटोनिकली। तो उसने मुझे बताया था कि बचपन में कभी उसको गाड़ी में उठा लिया गया था
ठीक है, और फिर वो जिद करके, मतलब जब उन लोग थोड़ा सा इधर उधर हुए तो भाग के अपने घर पहुंच गई थी। हाँ। उसने किसी को नहीं बताई ये बात? हाँ हाँ, नहीं मैं मतलब मैंने कहा ना कि 100% कोई महिला अगर ये कहती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो मैं नहीं मानती, फिर मैं मानती हूँ वो झूठ बोल रही है। हर महिला के साथ होता बट है। डू यू, एक चलिए एक बड़ा बड़ा चित्र लेते हैं हाँ। कि आपको लगता है कि मतलब होता ही रहेगा, रुक नहीं सकता? हाँ, क्योंकि हम बेटियों को कहते हैं बेटा ऐसे जाना, ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत देखो, ये मत करो। बेटों को कहते नहीं कहते। हम नहीं कहते कि मुझे याद है कि ये ज़रूर बताया जाता था हमारे ज़माने में कि बेटों को भी ये कहें हमारी मदर कि बेटा सब अपनी बहन हो, ध्यान रखना, कोई किसी के साथ कुछ हो ना जाए, कोई बात हो जाए किसी की तो देख लेना। तो वो समय और था, बदल रहा है अब नहीं है कोई बहन किसी की, अब आप कह भी नहीं सकते। तो बेटों को कहाँ समझा रहे हैं? आप किसी के घर कहने चले जाइए आपका बेटा ऐसा करा तो वो आपसे लड़ने आ जाएंगे जी, और बड़ा इशू हो जाएगा, धीरे 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 पुलिस वुलिस सब हो जाएगी आपकी उस बात को बढ़ते बढ़ते। तो हम बेटों को कहाँ कह रहे हैं, उन्हें तो श्रृंखल बना रहे हैं ना, बेटियों को आज़ाद तो बना रहे हैं, बेटों को श्रृंखल बना रहे हैं, और उस बाल भर को हम अंतर को नहीं समझ पा रहे। पर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मोलेस्टेशन करने के लिए और रेप की हरकतें करने के लिए बेटा बड़ा पावरफुल है। हाँ। 4 लोग घेर लेते हैं तो हाँ, हालत खराब हो हालत जाती खराब हो जाती है, तो भाग निकलेगा, पिट जाएगा। अक्सर रील्स आती रहती है कि पिट हाँ, गए, हाँ, 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 फिर मुकदमे होते रहे। और ऐसे अकेली औरत को, ये देखिए लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं कहती हूँ कि कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। बिल्कुल, बुली जो करते हैं। हाँ, बुली जो कोई भी हो, जब हम कब करते हैं ऐसी हरकतें, जब हमको सामने वाला कमजोर दिखे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। क्या लड़कों के साथ रेप नहीं होती? होते हैं, उनके साथ यौन शोषण नहीं होता? वो भी होता है, क्योंकि जितना कमजोर दिखेगा आपको, आप उस पर अपनी ताकत की आजमाइश करेंगे। आप कुत्ता काट लेगा किसी को, जिस पे वो लगेगा कि ये है, लेकिन क्या वो शेर को काट लेगा? तब वो दुम दबा के भाग जाएगा। अच्छा, बड़ा आश्चर्य होता है, कुत्ते वाला एक अच्छा एग्जांपल आपने दिया। एक कुत्ता जो शहर में पैदा हुआ, उसने कभी शेर नहीं देखा। हाँ। उसके पास शेर का अगर आपने वो भी टेडी भी रख दिया, हाँ, वो डर तो जाएगा। बड़ा डर है उसका, वो डर के भाग जाता है, छोड़ भाग छाड़ जाता के। है, वो सोचिए। अजीब सा है, हाँ, जबकि ये- तूने कभी शेर नहीं नहीं, देखा, तुमने तो कभी डरना शेर भी नहीं नहीं चाहिए देखा। उससे। वो तो कुदरत ने हमको ऐसा बनाया कि हमको पता है कहाँ डरना है कहाँ नहीं डरना है। तो ये ऐसी जो कमजोर पे जब तक ताकत की आजमाइशें होती रहेंगी, पर तब तक बुली होता है। करना तो ऊपर से ही सिखाया जा रहा है। बिल्कुल पुलिस अलग से बुली करती है, बिल्कुल। राजनेता अलग से बुली करते हैं, बिल्कुल। ताकतवर के सामने झुक जाते हैं, गरीब का शोषण करते रहते हैं। शायद पता नहीं आप कितना पुलिस के संपर्क में रहे हैं। मैं CGTI में पढ़ाती भी रही हूँ, गेस्ट लेक्चर भी रही हूँ, पुलिस को पढ़ाया भी है मतलब बहुत। लेकिन अगर आपको सच बताऊँ, उनको तुम नहीं कहना आता, आप तो बहुत दूर की बात है। कोई महिला चली जाए ना, और वो कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन वो दीनहीन अवस्था में पहुंची है कि मेरे साथ ये हो गया है, तो कहेंगे तू क्या कर रही थी वहाँ? आधा मनोबल डाउन हो जाता है आदमी का, खासतौर पर महिला का। उसी महिला को अगर ये कहा जाए कि आप बैठो, पानी पियो, फिर अपनी बात तसल्ली से बताओ, शायद वो आपको बेहतर तरीके से बता सके, लेकिन नहीं होता। तो बुली करने का भी ये तरीका ही नहीं है कि खाली आप गए, आपको छेड़ा, आपको गंदी गालियाँ दी, आपका दुपट्टा छीना, नहीं है ये। बुली करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये और भी यही है। कारण है कि जब महिलाएं पावर में ऊपर पहुंचती है ना, वो तो आपको करती ब्रूटल है, हो जाती है। brutal हो जाती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ना, चाहे कोई वो नहीं। बहन मायावती ना, जी ना, हो, कोई, हाँ, चाहे बिल्कुल। वो ममता बनर्जी जी हो, बिल्कुल, कोई लोगों को नहीं। लगता है इतनी ब्रूटल क्यों है हाँ, क्यों भैया, है? क्योंकि उन्हें ऐसे बार बार मिसट्रीट किया गया। किया गया। अब वो ब्रूटल है। आप एक कांस्टेबल को देख लीजिए ना, बड़े लेवल पर नहीं कहती, वो इतना बदतमीज, इतनी वाहियात हो जाती है कि आपको जेंट्स पुलिस से डर नहीं लगेगा, उससे लगेगा भाई ये कुछ भी ना कर दे, ये इज्जत उतार देगी। और औरत से इज्जत उतरवाना हमको पसंद नहीं है, हमको मर्द से हम उतरवा लेंगे लेकिन औरत से इज्जत नहीं उतरवा पाएंगे वो। आपने वो फिल्म देखी, द डिक्टेटर? एक हाँ, फिल्म आई थी, अभी, है ना, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, हाँ, 2012 की फिल्म है वैसे तो। हाँ। पर उसमें बड़ा अच्छा होता है कि इट डजंट मैटर हाउ ब्लैक क्रिपल्ड और विमेन दे आर। हाँ, दे यार, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो ये भी कह रहा है कि ब्लैक है या लंगड़े लुले है या महिला है, नहीं, उससे सोचिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेड लाइट एरियाज की कड़वी सच्चाई को जानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इससे फर्क पड़ता है, बस कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो खिड़कियाँ, वो दरवाजे ऐसे कि जिसमें आप यहाँ से दिखें, यहाँ से दिखे ना दिखें, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप लाख चूना लपेट लें, लेकिन आपको दिखना यहाँ से। चूना लपेट ले। हाँ, हमसे चूना कहते हैं जो उनको मेकअप लगाया जाता है, तो वो हम जैसे लोगों की लैंग्वेज में उनको चूना लगाना ही कहते हैं। आपके दिमाग में आया कहाँ से कि यार ये एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे मुझे मेहनत करनी चाहिए? नहीं, मेरे कभी दिमाग में नहीं आया। जी जी। ना, हाउ डिड यू मेरा बड़ा छोटा सा है कि ये एक आड़ी सड़क है यहाँ से ये रास्ता है सीधा मेन बाजार, और इधर भी रेड लाइट एरिया, इधर भी कोठे, इधर भी कोठे, नीचे दुकान है, और इस एरिया के इस तरफ थोड़ा सा आगे चलती मेरा घर है। अच्छा, मेरा मायका। अच्छा। तो हम लोगों को हिदायतें होती हैं, आज भी होती हैं, जो हमारी अगली पीढ़ियाँ हैं आज भी होती हैं। ऊपर नहीं देखना, क्योंकि वहीं से गुजर के स्कूल जाना है। जी जी जी। ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। वो जो क्यूरियोसिटी है, जो है उत्सुकता, वो जागती रही, क्या है, क्यों है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई हमारे साथ भी पढ़ते हुए मिल गई हमको, और जब हमारी अम्मा कहती कि वो ख़राब औरतें बेटा वहाँ नहीं देखते, वो नाचती गाती, वो हमको क्या बताती, तो कहती थी कि वो नाचती गाती हैं। शाम को हम पूछते कि आवाज़ आती है वहाँ से, हारमोनियम तबला, वो समय था, आज नहीं आती। तो वो कहती है बेटा वो नाचती गाती हैं, इसीलिए तो अच्छी औरतें नहीं हैं। तो वो भी हमारे पास सवाल थे
कि आप भी तो नाचते गाते हैं, जब घर में शादियाँ होती हैं तो औरतें नाचती भी हैं, गाती भी हैं। वो जवाब नहीं था उनके पास। वो सारी उत्सुकता थी कि जो वहाँ घसीट के ले गई, कुछ घटनाएं होती रहीं। जैसे एक घटना हुई तो, और उस घटना की परिणति के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि जिसके लिए मैं वहाँ आई, और मैंने हर पॉडकास्ट में कहा कि मुझे वो काश एक बार मिल जाती तो शायद मैं अपने आप को सुरखरू समझती। कल ही मेरे पास रास्ते में खबर आई कि वो गुजर गई कहीं। आज तक मैं ढूंढ नहीं पाई, उनको ढूंढने के लिए वहाँ आई, और कल मुझे किसी ने फ़ोन किया और मुझे ये कहा कि वो गुजर गई आगरा में। अनंती साहब से अपनी क्यों ढूंढ रही थी आप उनको? ढूंढ के रही थी कि मेरी बहुत अर्ली एज में शादी। मैं अगर कहूँ आपसे कि मैं बहुत विद्रोही स्वभाव की रही बचपन से। जैसे आज से 40 साल पहले लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी ऐसी एक कम्युनिटी से निकल के कि बेसिकली मैं त्यागी हूँ, वहाँ से निकल के त्यागियों में से और पंडितों में शादी करना, और इतना बड़ा विवाद झेलना, 7-8 ताऊ चाचा के भाइयों के बीच एक बहन, और वो बहन इतना बोल्ड कदम ले ले और भाग के शादी कर ले, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत थी, बहुत मुसीबतें थी। अर्ली एज में थे, बहुत इशू नहीं था कि लव मैरिज कर ली और वो नाबालिग है तो पुलिस में पकड़ दो, कुछ नहीं ऐसा कुछ, हमसे मर गई, है ना, हो गया। और 21-22 साल तक हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे हो गए। हमारे बच्चे को खिलाती थी एक महिला, अच्छा, बेटा था मेरा, और वो लगातार मतलब उसको कहती थी मैं इसको भाई बोलूँ, तो हालांकि मुझसे बहुत बड़ी थी पर फिर भी दीदी कहती। वो 35 के करीब कहाँ, होगी। किस जगह पे थे आप इस समय? मेरठ ही। अच्छा, मेरठ हाँ, में। हाँ। लेकिन मायका आपका दिल्ली में है? नहीं नहीं, मायका भी वही है, अच्छा, मेरठ ही मेरठ है। में, अच्छा उस रोड हाँ के हाँ आसपास। हाँ, जी जी, उसी रोड सॉरी में है। हाँ। देखिए प्रमुख है मेरठ कबाड़ी बाजार, दिल्ली जीबी रोड, कमाटीपुरा मुंबई, और सोनागाछी कोलकाता, ये 4 मुख्य हैं। तो वहाँ पे बस वो महिला खिलाती रही, बहुत नज़दीकी हो गई थी उससे, उसको काम भी दिलवाया कि वो मतलब उस कहती थी मेरा पति छोड़ के चला गया, और कल वो उसके सो कॉल्ड पति ने मुझे फ़ोन किया अच्छा, कि वो गुजर गई। और फिर वो एक दिन उसने फिर सब अपनी बताई आप बीती कि मैं 5 साल की थी, मुझे उठा लिया रंजिश में। मेरे पिता पुलिस कर्मी थे तो उनकी रंजिश हो गई और मुझे उठा लिया और फिर बेच दिया। बरसों बाद कोई सज्जन आए कि जिनको वो तो पहचान गई, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि वो नहीं पहचान पाए, तो उसने चाचा जी कह के उनको कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे निकाल दो। तो वो अलग बात है, अभी मैंने कहा कि कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। चाचा जी ने देह धर्म तो पूरा किया, वो अलग बात है कि तुम उनकी बेटी हो, निकाल देंगे किसी दिन। लेकिन वो हर रोज़ आते रहे, हर रोज़ उनके साथ बैठते रहे, और अंत में उन्होंने एक दिन कहा कि अब तुम सब अपना पैसा वैसा सब इकट्ठा कर लो, और मैं ना यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया, गवर्नमेंट जॉब में थे वो, मैंने ट्रांसफ़र ले लिया और चलते हैं। बाबली उनके साथ चल दी, और यहाँ के उन्होंने सब उनका जो औरों का भी पैसा समेट लाई थी, जेवर समेट लाई थी, वो सब ले ला के वो अपनी वापसी करा ली उन्होंने। वो तो बाल बच्चेदार थे, बड़े बड़े बच्चे थे, और इसको अकेले छोड़ गए। फिर कोई और सज्जन थे जिन्होंने कल मुझे फ़ोन किया, उन्होंने उसको बतौर पत्नी रख लिया। रखा उन्होंने भी नहीं, वो भी भाग गए, उन्होंने भी कहीं और जाके 2-2 शादियाँ और कर ली। तो अब बुढ़ापे में उनको याद आई कि वो मुझे दीदी बुलाते हैं कि दीदी ने ये पॉडकास्ट में कहा है, मैं अब उन्हें बता दूं कि वो तो मर गई। हालांकि हमने कभी नाम नहीं लिया उसका, पर आदमी को तो पता लग जाती है अपने कर्मों का, वो मर गई है। तो बस वो उसको, क्योंकि मैं रख नहीं पाई, उसने मुझे बहुत कहा कि मुझे रख लो, मैं बर्तन मांज लूँगी। मेरी जॉइंट फैमिली थी, मेरी सास ससुर नंद देवर, अनमैरिड, मैं सबसे बड़ी थी, और मेरे पे जिम्मेदारियाँ बहुत थी, क्योंकि दूसरी जाति से आना अपने आप में बहुत बड़ा जिम्मेदारी का कारण। आज के जैसा तो था नहीं कि भैया आज लड़कियाँ कहते नहीं हम तो हम अलग रहेंगे, हमारी तो लव मैरिज हो रही है, नहीं, हमको तो बहुत ज़्यादा झेलना था। तो सबकी शादियाँ वादियाँ हो गई उसके बाद देवानंदों की, तो थोड़ा सा लगा कि अब हम उसको ढूंढें। हमने उनसे पूछा कि भी हम एक बार ढूंढ लें। अच्छा, इतना सा हमारा दिल और दिमाग था कि बस यही तो है बाजार जिसमें ये ऐसी औरतें रहती हैं। मुझे नहीं मालूम दिल्ली में भी कुछ होता है या मुंबई, और हमारी सोच केवल मेरठ तक थी, इतने सी 9 दरवाज़ों के बीच हमारी सोच थी। तो उसको ढूंढने के लिए गए हम 94 में। अच्छा, और कोई एज नहीं थी, अब हम 61 के हो जाएंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, हर दरवाजे पे धक्के लगे, हर दरवाजे पे पर आपके गंदगी। पति की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने हाँ, बोला कि भाई पति नहीं, मेरे पूरी फैमिली का। जी जी जी, मतलब मेरे तो मायके वाले तो बहुत ही नाराज थे मुझसे, ऊपर से मैंने ऐसा काम शुरू कर दिया, और भी ज़्यादा नाराज थे। लेकिन वो नाराज़गी भी उसी के कारण खत्म हुई। नहीं नहीं, अभी तो वो दुनिया के लिए इतना कर रही है, हम इतनी सी बात नहीं भूल सके। तो फिर वो सब नाराज़गी खत्म हुई, और उन्होंने तो मेरा हमेशा साथ दिया। आवाज़ नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं थी। ढूंढने आप निकली, फिर क्या हुआ? फिर हर दरवाजे, क्योंकि सोच ही इतनी थी कि यही तो बाजार है, यही मिलेगी, क्योंकि मुझसे कह के चली थी तुमने नहीं रखा, अब मेरा जहाँ है ठिकाना वहीं जाऊँगी। नहीं मिली हमें, लेकिन उस जैसी बहुत मिली। 96 में मैंने पहले रेस्क्यू किया, और अब आप समझ सकते हैं कि मुझ पे उस रेस्क्यू के बाद मुझे पहली बार एक थोड़ा सा सुकून का हल्का सा एहसास हुआ कि शायद मैंने जो गलती की, आज उस वो कहीं सुन रही होगी, अखबार पढ़ रही होगी, तो उसको ये आएगा कि एक दिन वो मुझे भी बचाएगी। और
लेकिन वो बेचैनी अगले दिन से फिर उतनी होती थी नहीं, क्योंकि उसका तो कोई फ़ोन भी नहीं आया, वो तो कहीं से दिखी भी नहीं मुझे, कोई एक कोठा ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं तलाशा। और ये कह के मुझे कौन तलाशने दे रहा है, मेरा तो वहाँ कत्ल कर देंगे जरा सी देर में। लेकिन इतना इसलिए कि मैं कहती मुझे बस बच्चे पढ़ाने हैं तुम्हारे, और मैंने बच्चे जो पढ़ाने शुरू किए तो दो तरफा मेरा एकदम दिमाग बढ़ता चला गया। एक तरफ मुझे वो लड़कियां देखनी, दूसरी तरफ वो बच्चे दिख रहे थे जो मातृसत्तात्मक परिवार थे, और जिनकी नानी वहीं थी, माँ वहीं थी, और अब बेटी और बेटा भी वहीं है, वो दलाल हो गए, ये सेक्स वर्कर हो गई। वो मेरे अच्छा, ये लिटरली चलता है ये? लिटरली चल रहा था। अच्छा। बराबर। कोई भी महिला नहीं चाहती कि बच्चे अलग हो जाएं, या अलाउड नहीं है उनको अलग करना? नहीं, वो जब तक उनका था, मेरे दौर में ही बहुत कुछ बदलाव आए। अच्छा। वो राजस्थानी नट कंजर बेड़िए होते थे, तो उनका मातृसत्तात्मक परिवार वहीं का वहीं काम है। मर्द तो शराब पी रहे हैं और दारू वो कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गाँव में पड़े हैं, बस इतना उनका काम था। अजमेर, अलवर, ग्वालियर, जयपुर, यहाँ ये महिलाएं होती हैं। लेकिन मुझे आज अपने ऊपर थोड़ा अफसोस होता है कि कहने में बुरा लग रहा है, मैं अगर उनके बच्चों को एक राह ना देती, पढ़ने की एक लगन ना लगाती, तो शायद बाहर की लड़कियां ना आती। नतीजा ये हुआ कि उनकी अपनी बेटियों ने धंधे छोड़ दिए। अच्छा। अपनी बेटियां अच्छे से पढ़ रही, हर किसी का एडमिशन कराया मैंने, हज़ारों बच्चे मेरे गार्जियनशिप में निकले होंगे। माँ का तब तक नाम नहीं लिखा जाता था, उसके बाद माँ का हाई कोर्ट से हो गया, तो माँ का नाम मैं उनका देने लगी, उससे पहले मेरा ही गार्जियन में आता रहा। लेकिन बाहर तो ऐसे नरपिशाच घात लगाए घूम रहे थे, जो लड़कियों को लेके आते रहे, काम के नाम पे, शादी के नाम पे, प्यार में फंसा के और ला के बेचते रहे। लड़कियां इतनी वल्नरेबल क्यों होती हैं? पुरुष कम होता है, लड़कियां इतनी ज़्यादा, मतलब दिमाग क्यों खराब है? सॉरी टू से दैट। नहीं नहीं, सॉरी की बात ही नहीं है। एक तो कुदरत ने ऐसा उनको बनाया। हम कहते हैं औरतें बहुत मजबूत हैं, कहाँ मजबूत हैं हम? एक तो हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, कितना लड़ेंगे हम? आप मेरे साथ अब लड़ना, मैं अकेली हूँ, 3 आप हैं, आप मेरे साथ लड़ना शुरू कर दीजिए, मैं कितना देर लड़ूंगी? मतलब ज़बानी भी कितना देर लड़ूंगी, थक जाऊंगी। और वही बात मेरी कि मुझे आप, अगर मुझे यहाँ नहीं प्यार मिल रहा है, मुझे यहाँ लग रहा है मुझे थोड़ी उपेक्षा है, वो टैग करते हैं कि कौन है ऐसी कि जो बहुत वनरेबल पोजीशन में जी रही है और उसको हम अपने जाल में फंसा सकते हैं, तो उसको फंसाएंगे प्यार में। काम के नाम पे तो गरीबी खुली है कि भाई यहाँ नहीं मिलता। और मैं आपको ऐसा सच बताऊं कि 80% लड़कियों को ये पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं। जब मैंने पूछा कि तुमको कहाँ कह के लाया गया, कि दिल्ली, और तुम कहाँ हो? दिल्ली में। उनको नहीं पता मेरठ में है, उनको नहीं पता कि हम दिल्ली में। ये कहा था कि दिल्ली में बहुत काम है, और सभी मानते हैं दिल्ली राजधानी है, काम है बहुत, तो घरेलू कामकाज में रखवा देंगे, और भी काम, शादी के नाम पे कि शादियाँ अच्छा है एरिया और शादियाँ नहीं होती, तो शादियाँ वहाँ करा देंगे, तुम्हारे अच्छे घर में करा देंगे, यहाँ तो तुम गरीब हो, वो आ जाएंगी। और Anything which is too good to be true is never true. Why can't people understand a simple logic? समझते हैं, हाँ। समझना नहीं चाहते हैं। ये भी क्यों logic है, समझें? ये भी बात सही है। क्यों समझें? हाँ। जो मैं तो स्टेक होल्डर हूँ, मैं क्यों समझूं? क्यों समझूं? मुझे मेरा हित है, तो मैं अपने हित को क्यों प्रभावित होने दूं? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं जैसे मैं कोई मेरे पास उन्हीं आए की मैं कह रही हूँ। और मैं बिजनेसमैन हूँ, बोले कि हाँ, नो व्हाट, आई हाँ। विल गिव यू 1 करोड़ रुपीस पर मंथ, बकवास मत कर, साइड हो जा। नहीं, मैं क्यों समझूं? क्योंकि मुझे वो 1 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, मुझे उसमें से वो 1 लाख तो देगा, ले जाके काम पे तो लगाएगा, तो मैं क्यों सोचूं? मेरे में नहीं है इतनी ताकत कि मैं सोचूं। मुझे दिख रहा गरीबी, 2 वक्त की रोटी, 2 अच्छा सा एक कपड़ा, बस तन ढकने को, वो दिख रहा है मुझे, और मैं चलिए। या पहली लड़की दिख रही है जो अब ट्रैफिकर होगी, वो आपको बता रही, बताओ मेरे पास पैसे की क्या कमी है, मैंने गाँव में घर बना दिया और मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, चलो तुम भी करना। नहीं बताती नेपाली लड़कियां कि हम धंधा कर रहे हैं। अगर हम जैसे लोगों ने सब अखबारबाजी ना हुई होती, चैनल्स भी इतने ना आए होते इतने पिछले 30 सालों में, तो शायद नेपाल में भी किसी को पता नहीं होता कि नेपाली लड़कियां वहाँ धंधा करने जा रही हैं। तो ये ऐसा, और ये रूट कॉज है कि नेपाल जाएगी लड़की, उसके बाद दुबई चली जाएगी। अच्छा। क्या कर लोगे आप? हमारे यहाँ की अगर गई है तो वो नेपाल चली गई, बिना पासपोर्ट वीज़ा के चली गई, और वहाँ से आपको आसानी से वहाँ का वीज़ा हो जाएगा, चले जाएंगे। भेजने वाले बात मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि मतलब चलो कम से कम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं बड़े ओपन है इस मामले में, हाँ, हम ऐसे ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मतलब नारी माँ है और नारी दुर्गा है और ये है और वो है, उसके बाद ये सब नौटंकियाँ चलती हैं। नहीं नहीं, जो कहते हैं ना कि औरत दुर्गा और माँ है, हाँ हाँ। कहाँ है माँ? अगर वो माँ है तो वो माँ कौन है जो वृद्धाश्रम में पड़ी है? वो किनकी माँ है बताइए आप? है हम माँ कहने के और कहलाने के लायक? ये कौन नपुंसक लोग हैं जो अपने परिवार को इस तरह छोड़ आते हैं यार? अभी बहुत लोग हैं, गिनती नहीं है उनकी। मैं आपको अपने जीवन का, मैंने केवल प्रोस्टिट्यूशन के लिए काम नहीं किया, फिर तो मुझे हर वो जहाँ दर्द हुआ, जहाँ दुख हुआ, मैं चाह के भी नहीं रोक पाई खुद को। मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक पॉश एरिया है, और एक महिला की खबर आती है, पुलिस वाले कहते हैं कि ज़रा आप आ जाओ, एक NGO भी हमको चाहिए। मैं आ जाती हूँ तो आप इमेजिन करेंगे कि यूँ सोफ़ा पड़ा है, सोफ़े के साइड में एक छोटी सी टेबल है, उस पर एक टेलीफोन है, और वो हाथ में कंकाल के में है। वो जो मरी पड़ी है सोफ़े पे, वो एक कंकाल है, और वो एक माँ है जिसके कपड़े भी नहीं थे अब,
वो बिल्कुल बेकार हुए थे, उसके हाथ में कंगन पड़े हुए थे, वो कंगन झूल रहे थे, और वो ऐसी, और एक चेन थी उसके गले में, वो झूल रही थी उस कंकाल पे, और 3 और महीने जीवित थी वो? मर गई मर थी। गई? अरे बाप रे! फ़ोन किया बेटे को, हाँ। तो बेटे ने शायद उठाया नहीं, वो बार-बार कर रही होगी, और फिर ऐसे ही वो मर गई हाथ में लिए। तो 3 महीने तक बेटे ने खैर खबर ही नहीं ली। इस बीच कभी मिलाया होगा, और मिलाया होगा तो वो बिज़ी जाता रहा। तो पड़ोसियों को फ़ोन किया कि मेरी मम्मी का बिज़ी जा रहा है, बात नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा हमने तो देखा ही नहीं, मैंने सोचा तुम्हारे साथ अमेरिका चली गई। तब वो पुलिस को बुला के और हमारी मौजूदगी में एनजीओ के करके, और वो ताला तोड़ा गया। तो इस हालत में मरी पड़ी थी। तब भी उन सज्जन ने ये कहा कि भाई अब मैं क्या आऊँगा, तब तक आप लोग कर दो इसको अंतिम अरे बाप संस्कार, रे बाप! है ना। तो हमने सबने एनजीओ ने मिलकर किया। एक वहाँ हमारे यहाँ जो इस तरह के लोगों का संस्कार करते हैं, हमने जानबूझ के उनको बुलाया। हमने कहा ये लावारिसों को फूंकते हैं, हम्म। तो ये लावारिस है माँ, कोई माँ नहीं है, कोई बेटी नहीं इसकी, कोई बेटा नहीं। तो वो जो घर लेने आएगा वो ले बेचने गया, के बेच लिए? गया, बेच 2.5 भी करोड़ गया? रुपए का बेच के गया इसको। अच्छा, बेच भी गया घर। आगे एक बेच गया। एक मैं इसी तरह से एक महिला है जो जो लावारिस लाशों को जलाती है, तो वो एक सेम कहानी बता रही थी। उसने बड़ा एसएचओ बड़ा सही था। उसने उसके बेटे को और बेटी को दोनों को फ़ोन किया कि आप लोग आ जाइए, आपके पिताजी की 4 दिन पहले मृत्यु हो गई है। नहीं आए वो। तो उन्होंने ना बेटे को उसने फ़ोन किया, उसने बोला बेटा अब तू घर लेने आना, तेरे को दिलाऊंगा मैं घर, नौकरी छोड़ दूंगा, तेरे को घर मिल गया। तो ये जिस हालत में बुढ़ा मरा पड़ा था। आप सोच के देखिए, मतलब ये इतने नीच। अच्छा, एक उसका ऑपोजिट एंगल भी है मैम। अगर आप देखो, यही माँ बाप हैं जो बड़े प्राउडली बताते हैं माय सन इज इन अमेरिका, हाँ, अमेरिका, अमेरिका बिल्कुल। में रहता है मेरा हाँ जी, बेटा। हाँ जी, बिल्कुल, इतने बिल्कुल। लूजर हैं ये बिल्कुल, लोग, लूजर हैं, इतने बिल्कुल, गंवार हैं ये लोग, बिल्कुल। इनको इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा बेटी अमेरिका में सेटल हो अमेरिका गया। में रहते हैं। इतने बेशरम है ये। देखिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहती, लेकिन हालांकि मेरे बेटे की अपने की 2 कंपनियां हैं, एक हैदराबाद में, एक बेंगलोर में है, रिसर्च कंपनियां उसकी। लेकिन मैंने इतना जड़ों से जोड़ा हुआ है, अभी वो पिछले 8 दिन से घर आया हुआ है। मिट्टी में रहेगा पूरा दिन, क्योंकि खेती कियारी वाले लोग हैं हम। और आज सुबह मैं जब चलने को थी तो हम गार्डन में बैठे हुए, मेरे से कह रहा है, मैं कह रही थी, मैंने कहा अभी तो मैं शुरू करूंगी कुछ इन महिला, हमारे स्वयं सहायता समूह भी चलते हैं महिलाओं को रोजगार देने के लिए, मैंने उसमें शुरू किए लॉकडाउन के टाइम में, जिनको नहीं था काम, मेरे गाँव की महिलाएं हैं। तो हमने कहा अभी कुछ कर रहे हैं ऐसा कि जो महिलाओं को एक पिंक रिक्शा बना के देंगे, कुछ एक तंदूरी चाय का काम कराएंगे, खाने का हम ऑलरेडी करा रहे हैं चूल्हे पे। अरे नहीं मम्मी वो किसी को मत देना। मैं क्यों? अरे मैं 3-4 साल में सब बढ़िया से सेटल हो जाएगा, उसके बाद मैं ठेला लगाऊंगा चाय का, और यहीं बस मस्त बनाऊंगा चाय। मैंने कहा तो ठेले पे क्यों? तो देखो एक तरफ कहती है जड़ों से जुड़े रहो, फिर ठेले से तुम्हें क्या एतराज है, उस पर लगाऊंगा मैं। तो ये वो लगा नहीं रहा है, मैं लगवा नहीं रही हूँ, कोई बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन जड़ों से जोड़ने के लिए माँ बाप का काम है। आपने बिल्कुल राइट कहा कि माँ बाप भी तो बड़े खुश होकर कहते हैं, मैं कभी नहीं कहती, मैंने कहा चला जा अमेरिका, जिंदगी में इधर को झांकने नहीं दूंगी, सब बेच जाऊंगी अपने मरने से पहले, कुछ भी तुझे। तो हालांकि वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हमारा क्या फर्ज है, हम भी तो संपत्ति हैं तुम्हारी, तुम कल तक हमारी संपत्ति थी, आज हम तुम्हारी, हम वो नहीं समझा रहे हैं। मेरे पिताजी की पिछले साल मृत्यु हुई है, 83 साल की उम्र में। हाँ, आज तक बोलते हुए मैं इमोशनल हूँ। बिल्कुल। आज तक मतलब ऐसा लगता है वहाँ यहाँ बैठते बैठे होंगे, थे, यहाँ घूमते थे, बिल्कुल, ऐसे बातें बिल्कुल, करते थे, ये करते थे, वो बिल्कुल, करते थे। लोग बड़े बेशरम है यार। बेशरम है लोग। कैसे कहते हैं, मेरे साथ एक लड़की आई हुई है, थोड़ा छोटी छोटी फिल्में बनाती है। अभी कल परसों मुझे बैठे हुए ये कह रही थी कि आंटी, मैंने कहा कैसे अजीब सी हो गई, बोले आंटी मुझे अचानक ये याद आया, जब आप नहीं होंगी तो इस जगह हम कैसे आके बैठेंगे। उनके बेटा भाई है तुम्हारा, भाभी है, ये तो आते रहते हैं, तुम लोग आते रहना, चाबी होती है। तो मतलब वो भी इमोशनल हुई, मैं भी, मैं जोड़ के रखती हूँ। माँ बाप जोड़ नहीं रहे हैं आज के टाइम में। हर काम को शेयर करिए, हर बात बताइए, और अपने हाथ मत काटिए। मैं सब माँ बाप से कहती हूँ, अपने हाथ काटते हैं ना जो, कि संपत्ति सब दे दी जीते जी, बच्चों के नाम कर दी, मत करिए। लिख दो कि मेरा बच्चा मेरा करे तो रहे, नहीं तो ये किसी ट्रस्ट को दान कर देना। किसी के तो काम आए जरूरतमंद के, इनको क्यों सौंप दें। भाई जिनके बच्चे अमेरिका जापान यहाँ रह रहे हैं, उनके पास संपत्ति की तो कोई कमी नहीं। पर जैसे मान लेते हैं वहां से जो लोग फोन करते हैं कि तुम लोग अंतिम संस्कार कर दो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो लोग फोन करते हैं, इनको नहीं पता इनका इससे बुरा हाल हो बुरा सकता हाल है। होना, तुम्हारा तो कोई अंतिम संस्कार भी नहीं, बिजली में डाल के फूंक दिए जाओगे, बेटा बेटी भी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, कोई तुम्हारे रिचुअल्स भी नहीं करेगा, कोई तुम्हारे मंत्र भी नहीं पढ़ेगा, क्या करोगे। अधिकतर हिंदू ही जड़ों से ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। एक वृद्धाश्रम मुस्लिम नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, कहीं है वृद्धों का, मुस्लिम वृद्धों का, कहीं नहीं। किसी वृद्धाश्रम में मुझे कोई वृद्ध नहीं मिला मुस्लिम, ना हिंदू, वो ना महिला, ना पुरुष, और हिंदुओं से भरे पड़े हैं। मेरा छोटा सा शहर 17 वृद्धाश्रम है, अरे बाप रे। देखिए आप, मेरठ में, और फुल है। बताइए क्या हालत होती है वैसे वृद्धाश्रमों की, क्या स्थिति है इंटरनली, मतलब क्या ये वृद्धाश्रम क्या होगी? डोनेशन पे चल रहा है, सरकारी डोनेशन पे चल रहा है? नहीं, सरकारी डोनेशन, सरकार तो 500 रुपये का देती है। अगर किसी ने बहुत जोर लगा के अपना एक प्रोजेक्ट करा भी लिया, सरकार 500 रुपये देती है। 500 रुपये में आप कर लेंगे महीने में एक आदमी का पालन पोषण। तो हमारा शहर की एक ही अच्छी बात है, वहाँ दानदाता बहुत है। जैसे मैं ही बच्चे पढ़ा रही हूँ, तो मुझे दान देने में कोई कमी नहीं है। मैं कहती हूँ भैया भेज दो, मुझे फीस के लिए चाहिए पैसे, भेज दो। नहीं तो ऐसे हैं लोग जो खाना राशन सब चीज़ पहुँचाते हैं। हाँ,
मतलब एक ने माँ बाप को छोड़ा है और दूसरे पहुंचा भी रहे हैं। देखिए एक महिला है जिसका एक बेटा है खुद का, उसके पति ठीक ठाक नौकरी करते थे, उसने छोड़ के शुरू किया और वो खुद गवर्नमेंट जॉब में थी। वो एक वृद्धाश्रम में वहाँ की इंचार्ज थी। उसे लगा कि सरकारी वृद्धाश्रमों की बहुत बुरी हालत है, उसने यहाँ के भी वृद्धाश्रम ही खोला और आज 30 अम्मा बाबा उसके पास हैं। उसका एक बेटा है और उसके पति उसी के बाहर चाय की दुकान लगाते हैं अपना घर चलाने के लिए, अपना पत्नी और बेटे का वो करने के लिए, और बाकी 18 अम्मा बाबा से आप फ्री हैं, कभी भी जाके बात करें उस महिला के यहाँ, तो वो इतने सब खुश हैं, रोते हैं अपने परिवार को याद करके। बहुत से ऐसे हैं जिनको डायपर लगा के रखना पड़ रहा है, वो टॉयलेट भी नहीं जा सकते, उठ नहीं सकते, और बड़े बड़े लोग हैं एडीजी जैसे जो रह चुके हैं, वो जैसे लोग हैं जिनका घर वृद्धाश्रम से 4 कदम दूर पे है, वो लोग, ऐसे लोग की जो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हैं, उनकी माँ वहाँ पड़ी हुई। तो इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज पहले बच्चों के नाम कर दी। प्रॉपर्टीज तो दे ही दी, साथ में बीवियों को नहीं रखना। देखिए पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा, लेकिन आज जब हम बेटी के लिए बेटा लड़का ढूंढने जाते हैं तो पहले देखते हैं और ये 2 भाई हैं, नहीं भाई वहाँ तो बड़ा वो है, संपत्ति भी बटेगी, दूसरा भाई कैसा है, उसकी बीवी कहाँ से आएगी, वो कैसे, नहीं अकेला लड़का होना चाहिए। बहनें हैं और बुरा है, नंदे हैं, इनका तो देते देते मेरी लड़की बुढ़ा जाएगी, तो फिर कौन करेगा। आप भी तो ये कर रहे हैं, तो वो बच्चे वो, मैं नहीं समझ पाती, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है। मेरे अगर कांटा लग जाए तो मेरे बेटे को पता लग जाए, वहां से दौड़ के आएगा इतना। और मुझे मुझे रोज गिल्ट कॉन्शियस होता है कि मम्मी के साथ आज इतना टाइम नहीं बिता पाया, नहीं इतना कुछ तो उनके पास होगी कहानी बताने के लिए, आज समय नहीं मिल पाया। मुझे गिल्ट कॉन्शियस होता ही होता है। एंड ऑफ द डे सोने से पहले लगता है यार बेटी के साथ इतना समय नहीं मिल पाया, उसको क्या लग रहा होगा, मम्मी के साथ कल कोशिश करते हैं दोबारा। कोशिश करते हैं, बिल्कुल ये आपको ये लगना चाहिए, और उनके जीवन पर्यंत आपको लगना चाहिए, वही आपको फिर पलट के मिलेगा। नहीं, मुझे पलट के भी नहीं चाहिए। मुझे तो इसलिए क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि मेरे सब जीवन में बड़ा सिंपल सा थंब रूल रहा है, व्हेन यू आर वीक आई विल ऑलवेज स्टैंड विद यू, बट इफ यू आर पावरफुल मे बी यू कैन लिव योर लाइफ, आई डोंट माइंड, बट इफ यू आर वीक, और ये मेरे साथ हमेशा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो वीक है तो मैं उसके साथ जरूर रहूंगा। वो स्ट्रांग हो जाएगा तो हो सकता है रिश्ते खराब हो जाए, हो सकता है अपना जिंदगी ये वो अपनी जिंदगी जी रहा, क्यों दखल दें फिर उसमें, ये बिल्कुल तो हमें नहीं है। और मैं बहुत सी चीजें समझती हूँ इनके पीछे कि हम ओवर एज कर लेते हैं, बच्चों को शादी नहीं करते हैं। अरे बाप रे बाप, उस मुद्दे पे तो अब मेरे विचार अभी पिछले 4 सालों में बदले हैं, जब से मैंने आंकड़े देखना शुरू करे हैं कि किस प्रकार से बर्थ फर्टिलिटी रेट नीचे बिल्कुल गर्त में जा रही है। क्यों नहीं जाएगी? उसको देख के पहले मैं कुछ लड़की इंटरव्यू के लाती थी, मैं उसका इंटरव्यू लेता था, मैं उसको ये भी जहाँ तक बोलता था कि बोलती थी मेरे परिवार वाले दे विल नॉट पुश फॉर मी टू गेट मैरिड, ये मैंने तो चलो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे लगता है यार तू ऑलरेडी 25 की हो रखी है, मतलब तेरा अभी 5 साल शादी करने का मन नहीं, बेबीज पैदा ही नहीं होंगे तेरे से तो। और फिर नहीं तो वो तो उसके लिए आजकल तो फ्रीज करा रहे हैं अपने एक्स, नए चलन है। बट वही वाली बात है ना, फ्रीज कौन कराएगा? जो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, जो 50,000 रह रहा है, उनकी थोड़ी औकात है फ्रीज कराने की। वो नहीं हो सकती, और पता नहीं हम कहाँ जी रहे हैं। और देखिए अगर बड़ा एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, एक तरफ वो लड़की है जो स्वेच्छा से लग्जरी जुटाने के लिए 20 से 25,000 रुपये महीना ले रही है, किसी रोज ले रही है किसी के साथ जाने के लिए, और एक वो है कि जिनको 20 से 25 कस्टमर निपटाने पड़ रहे हैं रोटी खाने के लिए। सोच के देखिए आप, जिनको 250 रुपये, और आप एस्कॉर्ट और प्रोस्टिट्यूट की बात कर रही हैं। जी जी, ये हम कहते हैं उनको वो खराब औरतें, पर वो नहीं है खराब औरतें। वो उस मजबूरी में है कि वो इतना गंदा आदमी, जिसके हाथ पैर सड़े हुए हों, जो कहीं रंगाई पुताई करके आया हो, जो कहीं मजदूरी करके आया हो, जिसके पास से बात आ रही हो, और वो उसके साथ जाए बैठने के लिए, और मना नहीं कर सकती, उनके पास से नो नहीं है, कुछ नहीं कह सकती। तो मुझे एक और बात समझाइए कि प्रोस्टिट्यूशन, करप्शन विश्व के सबसे पुराने सिस्टम्स हैं जो कभी ना बदले हैं ना बदलेंगे, ठीक है? तो क्यों है ऐसा? प्रोस्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है समाज को? महर्षि चाणक्य की किताबें पढ़िए, उसमें भी प्रोस्टिट्यूशन को बहुत बुरी तरह प्रमोट किया गया कि प्रोस्टिट्यूशन होना ही चाहिए। देखिए अगर उस समय हम कहें, उस समय की तो आज के साथ से तुलना, मैं अपने भी टाइम की कह रही हूँ, मैं 31 सालों की भी कह रही हूँ, कि उस समय एक वृद्ध महिला थी वहाँ, वो ये कहती थी कि बेटा आज इनके मुंह पे चूना लग गया है, ये कभी नहीं उतरेगा, तो इनका घर बसाने की बात कहती है ना, इनका घर नहीं बसने का, क्योंकि ये वहाँ भी झांकेंगी खिड़की से, वहाँ भी ये चूना लपेटेंगे अपने मुंह पे, इन्हें आदत हो गई है। मगर हमारा जो समय था, तो मैंने कहा आपको तो नहीं हुई आदत, क्योंकि हमारा समय और था, तब अंग्रेजों का भी अगर जमाना था, तो अंग्रेज अपनी भी बेटियों को हमारे यहाँ उठना बैठना सिखाने के आते थे कि कैसे, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं, वो शादी उनकी हो रही है तो उसी ढंग से उन्हें रहना है, तो कैसे आवाज़ नहीं होनी चाहिए लड़की की, कपड़ों की सरसराहट नहीं होनी चाहिए, ये बैठने के लिए। और खासतौर पर हिंदू जो बड़े यहाँ के सेठ थे, वो लेके आते थे अपनी लड़कियों को शादी से कुछ दिन पहले कि इन्हें बैठना उठना सिखाओ, पायल तो पहने पर पायल की आवाज़ ना आए चलते हुए, कपड़े भारी भरकम पहने मगर कपड़ों की उठने बैठने में सरसराहट ना आए, ये सारे इनको उठना बैठना सिखाओ। और वो तवायफी दौर था। अब ये देखिए गणिका हुई, या अभी जिनको आम्रपाली आप कह रहे हैं, वो जो मंदिर में जिनको देवदासी रखा गया, वो सब एक अलग तरह की व्यवस्था थी। बिल्कुल देवदासी उसमें सबसे गंदी प्रथा थी, सबसे गंदी, जिसमें हर पुजारी, उसका परिवार, कोई भी उसके लिए भोग्या थी वो स्त्री। लेकिन जो ये तवायफी दौर आया, ये बड़ा खूबसूरत दौर था अगर आप कहें तो।
वहाँ पे कोई किसी तरह की किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं थी। महिला किसी एक की होकर रह जाती थी, वो भले ही शादीशुदा हो, उसकी अपनी फैमिली है, वो उसे चलाए, इसका भी ध्यान रखे, इसके बच्चों को नाम दे ना दे, मगर उसके साथ उसके बच्चे हों, वो चाहे तो। मगर वो कैसे बदला, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रगति की तरफ चले वैसे वैसे बदलते चले गए। अब वो वहाँ जाते थे, मेरे अपने जानकारी में जब वहाँ नाच गाना देखने जाते थे, समय बदला तो दूरदर्शन आ गया, हम वहाँ बैठ के देखेंगे अपने घर में, यहाँ क्यों आएंगे, डर भी लगा रहेगा कोई देख ना ले, वहाँ गया है, वहाँ गाना सुनता, चर्चा भी होती थी कि भाई अरे वो तो आधे से ज़्यादा पैसा तो वहाँ खराब कर रहा है, वहाँ जाता है। फिर टीवी आपका आ गया, रेडियो आ गया, आप वहाँ सुनने लगे मनोरंजन की चीज़ें, फिर बड़ा पर्दा आपके सामने आ गया, फिल्म आ गई आपके सामने, वहाँ आप सब चीज़ें देख रहे हैं, और धीरे धीरे अब तो OTT आपको सब कुछ परोस के दे रहा है। बट महिलाएं जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन में हैं, उन पे भी कई लोग दोष लगाते हैं ना कि इन्होंने लूटा लोगों को, लिटरली सारी तो नहीं, और कुछ महिलाओं ने ज़रूर लूटा कि लोग अपने घर बार लुटा आए, वहाँ पे पैसे खर्च कराए। क्यों बेवकूफ़ थे? अगर कोई खूबसूरत महिला है और वो उसको क्या देगी, टिट फॉर टैट करेगी ना, उसको क्या दिया है आपने? आप क्या उसे घर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसके बच्चों को पिता का नाम दे रहे हैं? नहीं ना, तो लूटेगी आपको। देयर विल बी कम से कम, आप जैसे मान लेते हैं 100 महिलाएं, 500 महिलाएं, उसमें 2-4 ऐसी होंगी जो फ्रॉड होंगी, इतना तो मानती है ना आपकी। नहीं, वो जो मालकिन है वो तो सभी फ्रॉड नहीं, वो एक किस्म की बदमाश है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे फिल्म दिखाते हैं ना कि वो उनका बॉस आया और ये हो गया, वो बॉस है, उनके बिना तो पता भी नहीं सकता। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे पूरा शरीर में लोहा है, कहाँ कहाँ नहीं है ये सब लगा हुआ, मतलब ये यहाँ भी ये एक रॉड है, पैरों में रॉड है यार। इतनी बार मेरे एक्सीडेंट कराए गए हैं, कितनी बार, और लास्ट बार तो बिल्कुल मार दिया था। हाँ, जिसमें मैं मुश्किल, मतलब आप उस सिस्टम में काम कर रही हैं जहाँ पे जान से मारना है। हाँ नॉर्मल बात है, किस तरह से और कैसे कहाँ और कितने मुकदमे। मैं अगर उन पे एक लड़की निकालने के बाद मुकदमा लिखूँ तो मुझ पे 4 लिखे जाते थे, वही पुलिस लिखती ना, तो क्या देंगे वो। जब वो अभी जब 200 रुपये पर हेड पुलिस को जाएगा तो वो उनकी कहेगी कि मेरी कहेगी? मैं तो करने नहीं देती उनको, मैं तो खुल के कहती हूँ कि मारपीट, चुनौती, मुफ्त में सेक्स की भूख मिटाना, ये सब काम पुलिस का वहाँ है। अच्छा, पुलिस वाले फ्री के चक्कर में जाते हैं, फ्री पूरा, क्योंकि उनकी क्या गलती है। जो महिला जिसकी आपने शुरू में बात करी, किसी पुलिस वाले की, वो सवाल रह गया मेरे दिमाग में, किसी पुलिस वाले की बेटी थी, उसको रंजिश में उठाया गया था। ये महिलाओं से बदला लेने का चक्कर क्या है? फिर तेरे को रंजिश है, मार गोली पुलिस वाले को। तो है, तो कमजोर पे ताकत की आजमाइश तो वही है। किसको चोट पहुंचाएंगे? जो आपके दिल पे लगे। चोट हम किसको पहुंचाते हैं? उसी ना, कि जहाँ दिल पे लग जाए। हम जब दहेज मांगे तो उस लड़की ने अपने बाप को ढूंढने की कोशिश नहीं करी? गए हम, अच्छा, लेके गए उसको, अच्छा, लेके गए, गांव के बाहर आए वो, कि अंदर नहीं आना, बाहर आए, और बिल्कुल सेम बहन की शक्ल के 2 किशोर अवस्था के बच्चे थे, लड़के, इतनी सुंदर से, और बिल्कुल जैसे उसकी ट्रू कॉपी खड़े हो। बहुत रोए धोए, बहुत सब कुछ हुआ, और मुंह फेर के चल दिए कि रख नहीं सकते। अरे बाप रे। हमने बहुत कहा कि यहाँ किसको पता कि ये क्या थी, हाँ हाँ, आप कहना हमारे पास रह रही थी, नहीं बता रही थी घर, और उस समय वो मजदूरी कर रही थी, समझ लीजिए एक मतलब। और ये लोग अमीर थे नहीं, वो तो उसकी सब तुलना ठीक थे, में? लेकिन ये तो वो तो जब छोड़ के चला गया था दूसरा सो कॉल्ड पति भी, वो तो मजदूरी कर रही थी, घरों में झाड़ू पोछे कर रही थी, सब काम कर रही थी वो बेचारी। हमने उसको लड़क लगाई कि हम तेरे घर वाले बुलाएंगे, हमारी गलती है वो। और वो दिन ऐसा था कि जब उन्होंने मुंह फेर लिया तो मैंने भी फेर लिया, और वो गिल्ट मैं कभी मेरे मन से निकला ही नहीं, कभी भी। ये माइक थोड़ा आगे कर दे। कल दुख तो बहुत हुआ कि वो नहीं रही दुनिया में मुझसे मिले बिना। औरत एक ऐसी खूबसूरत कृति है भगवान की कि जिसको आप प्यार से रखिए, वो आपको सिवा खुशियों के और कुछ नहीं देगी। नॉट ऑल, हाँ। नहीं, वो तो बदला है ना समाज, क्योंकि आपने प्यार नहीं दिया तो वो बदल गई, अब आपसे रिवेंज ले रही हैं, ये तो बदला है। अगर हम अपने ज़माने की बात करें, उस ज़माने मतलब एक लड़की 16 साल की उम्र में शादी करती है और उस परिवार से भरपूर प्यार पाती है, और उस हालात में पाती है कि उसके बिना पता ना हिला उसका। और आज भी नहीं, आज भी इतना इस उम्र में आके सब बाल बच्चेदार हो गए, मगर नहीं, मेरे देवर भी बहुत कि भाभी कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, सब अलग रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं क्यों उनसे रिवेंज लूंगी? रिवेंज कब शुरू हुआ? जब आपने दहेज के लिए आपने किसको दबाया? उस लड़की को। आपने सीधे सीधे उसके बाप से तो बात नहीं की कि हमको ये चाहिए। आप लड़की की पिटाई करो, उसे घर भेज दो, वो लेके आएगी बेचारी। तो मर्म पे चोट पहुंचाने की बात है ना, इसलिए लड़की को उठा लिया। लड़के को उठा के क्या जा रहा है? आपको क्या देगा वो तो लड़की कमा के देगी ना, आप उसे जब कोठे बेच देंगे। लड़का क्या देगा? मजदूरी कर लेगा, भीख मंगवा लेंगे आप, उसमें कितना पैसा। अच्छा, मुझे उसके बाप का ही समझ में नहीं आया कि बेटी को ये बोलने के बजाय, बेटा किसने उठाया था, मुझे उसका नाम बता, मैं सबको वो मारूंगा। नहीं जानती। हाँ? 5 साल की बच्ची कैसे जानेगी? हाँ। मात्र 5 साल की थी, उसे तो ये भी याद नहीं कि किसने उठाया। ये याद है कि मैं घर के बाहर खेल रही थी, बस। घर याद अपना, क्योंकि आदमी को शिद्दत से रहता है, बिल्कुल, बच्चे को शिद्दत से रहता है, मैं कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ रह रही थी मैं। 5 साल के बच्चे को सब याद रहता है। तो आप सोचिए मत, जब एक लड़की मर्जी से शादी कर लेती है, माँ बाप उसका त्याग कर देते हैं, और सामने देख कैसे निकल जाते हैं कि ये हमारी इतना ईगो है, हाँ? ईगो। तो और ये बेटी के लिए है,
बेटे के लिए नहीं है। हाँ 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 बेटा कर ले। हाँ हाँ हाँ। कहावत है कि बेटा तो 10 खाट यही उड़ा के बेटे आएगा तो कुछ नहीं, यही बेटे हैं जो लात मार के वृद्धाश्रम में डाल देते हैं वृद्धाश्रम में जो डाल लोग। देते हैं। हाँ हाँ। वही है, तो वो नहीं, वो तो बेटियां तो ये कमजोर पड़ी हैं। जो लोग वृद्धाश्रम में पड़े हैं ना, उनके सामने आप उनके बेटों के बारे में उल्टा बोलिए, नहीं बुरा मान जाएंगे वो। नहीं सुनते वो फिर क्या जी उसकी मजबूरी थी, जब उसकी घरवाली ना चाहती तो बताओ क्या करते, वो मुझे कहाँ रखेगा बताइए। और हमारी भी आदत खराब है, हमें उन फ्लैटों में रहने की आदत ना है, ये जवाब मिलते हैं मुझे जब मैं कहूँ कि मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखूंगी, आप तैयार हो जाओ। इतना गुस्सा आता होगा गुस्सा आता आपको, बहुत तो होगा आता है, वृद्धाश्रम से चिल्लाती बाहर हूँ। निकलो तुम। हाँ मैं चिल्लाती हूँ खूब, मैंने कहा मैं तुम मुझे मजबूर करती हो कि ये कहूँ 150 बीघे की मालकिन है जो वहाँ बैठी हुई। और अभी पोती की शादी हो गई, मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आई? अरे यूँ कहने लगे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सब यूँ पूछेंगे अगर इनकी माँ कहाँ गई बालकों की। बालक 50-50 साल को कह रही है वो, बालकों की माँ क्यों ना आई, अरे तो इसलिए मुझे जाना तो पड़ा ही देखो। और मैं फिर आ गई, तो वो जो चलाती है लड़की उसने कहा कि वो मुझे माँ बुलाती है कि माँ ये तो आ गई और खाली हाथ आई, इनके हाथ में 2 लड्डू भी नहीं रखे कि चल जो रह रहे हैं वृद्धाश्रम उनको भी दे देना। तो मतलब इनको जब फंक्शन पड़ते हैं तो इनको उठा लिया हाँ जाता है। ताकि समाज गाँव देहात में समाज मुँह पर मुझे समझ वृद्धाश्रम वाले अलाउ क्यों करते हैं? बोलो नहीं जाएंगे भाई, ये ले जा रहे हो तो वापस नहीं आएंगे। जबरदस्ती नहीं है ना वो नहीं पर वापस नहीं लेंगे फिर हम। भाई तू नहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए ले जा रहा है, वापस मत दे इनको। वो फिर उनका अपना ज़मीर नहीं कहता, सीरियसली यार। वो ज़मीर नहीं कहता कि जो इतना कर रहे हैं, जिनकी लैट्रिन साफ कर रहे हैं, उनको पेशाब करा के ला रहे हैं, उठा उठा के ऐसे ले जा, इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनको कैसे धक्का दे दे। वो उनको ऊपर वाला दिख रहा है, उनको जो भी मिलना है। मतलब मुझे समझ में नहीं आते ये लोग, मेरे समझ के बाहर है। बट ये मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरे पिताजी 10वीं फेल थे, हाँ ठीक है, मेरी माताजी 5वीं पास है, इसलिए मेरे संस्कार नॉर्मल है। नॉर्मल है। अगर ये लोग वही पीएचडी कर लेते ना तो मैं भी इनके ऐसे ही बच्चों हो। की तरह हो जाता जैसे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। जो कॉलेज सिस्टम है हाँ। वो लोगों को बर्बाद करके बर्बाद रख कर दिया है, रहे लोगों को हैं, समझ में बिल्कुल। नहीं आती है बात। ना ना वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कॉलेज सिस्टम लोगों को हाँ, बर्बाद करके हाँ, रख हाँ, दिया, हाँ। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कहानियां किसकी सुनाई, शिवाजी महाराज की, बिल्कुल, महाराणा प्रताप की, बिल्कुल। भगवान गणेश की, कहते ही भगवान शिव की, मेरे को वो कहानियां सुनाई। वो याद मुझे है। कार्ल मार्क्स की कहानी नहीं सुनाई कि ना कार्ल ना मार्क्स ना कितना ना महान था और कितना ये था महान और था, वो था। ना ना नहीं, ये झूठे हैं वो, मैं तो मानती हूँ इन सब चीज़ों को, ये तो दावे झूठे हैं। वो अभी देखिए गांव देहात तक ही कम फैला है थोड़ा, क्योंकि अभी गांव के बूढ़े मजबूत हैं ना, वो अपने जीते जी ऑटोमेटिकली नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो उनको हस्तांतरित होनी ही है जो संपत्ति है, तो वो तो आनी है, दादा लाई है तो गांव में 4 लोग मुंह पे जाके मुंह पे बोल बोल देते हैं, कह रहे तुम्हें शर्म ना आ रही, तुम भी बोल हाँ, रहे हो, हमारे यहाँ बोल शादी देते नहीं होने बिल्कुल, देंगे बिल्कुल। कि तुम इनके शादी मत करो, इनके तो माँ बाप वहाँ पड़े हैं हाँ वृद्धाश्रम हाँ में, बिल्कुल, हमारे गांव में बोला जाता है ना। हमारे गांव में बहुत सारे 10-12 ऐसे वृद्ध हैं जो आपके आप मुंह पे बोलेंगे तू मुंह क्या पे, बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, बिल्कुल मुंह पे बोल के निकल जाएंगे, बिल्कुल उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो ये तो अभी गांव देहात से बचा हुआ है, और मैं समझती हूँ कि शायद समाज भी इसलिए बचा हुआ। लोग मुझे कहते हैं आप अभी तक गांव से नहीं निकलना चाहते। अरे मैं तो गुजरती हूँ तो मुझे ये लगता है कि यहाँ को मेरे ससुर गुजर के गए या मेरी सास की, और शायद लोगों को बुरा लगे आपके पॉडकास्ट पे सुन के, यहाँ पे से काट दीजिएगा, मैं आज भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ बिना सिर पे पल्लू हुए, मैं नहीं निकलती हूँ, मुझे कितना ही काम क्यों ना हो। तो मतलब मैं सिर पे पल्लू से मतलब मेरा कि मैं थोड़ा घूंघट रखती हूँ इतना, उसी तरह से मैं निकलती हूँ। तो वही मैं, मेरी IIT बहू है लेकिन मेरे साथ घूंघट करके निकलती, 4 दिन वो मेरे बेटे घर के 4 दिन को जाती हो। बड़ा ही अजीब सा उल्टा सीधा है हमारे देश में। जैसे हिंदू महिला घूंघट रखे तो ये जो फेमिनिज्म वाली महिलाएं देखिए हैं, फेमिनिज्म ये फुदक के आ जाएगी, लेकिन मुसलमान महिला पूरे हिजाब में रहे तो बोलती नहीं कोई बात, वो तो उनका अपना वो है। उनका अरे अपना हमारा भी तो अपना है। अपना है। और बात ये नहीं है, देखिए उससे बहुत सारी चीजें बच रही थी। हाँ। जैसे अगर मैं घूंघट कर रही हूँ, मैं कभी अपने ससुर से लड़ नहीं सकती थी। नहीं हमारे गांव में कुछ महिलाएं हैं जो घूंघट करके जो गालियां देती हैं, वो एक ससुर के होश उड़ particular- जाएंगे, वो एक particular- पूरा घूंघट यहाँ तक रखेगी और वो वैसे गालियां देंगे वो उनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हर जगह अपवाद हैं, लेकिन अगर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज में देखे जाए तो फिर वो अंदर जाकर बड़बड़ तो करेंगी खूब, जी। ये बुढ़ा पता ना कब तक हमारी छाती पे रहेगा, कब तक क्या करेगा, लेकिन सामने आके नहीं कहेंगे, हाँ। है ना। ये सास को कह देंगी कि तुम इन्हें ना कहती हो, ये कुछ भी कहता है, चल 4 बात तू भी सुन ले, मैं भी सुनूंगी। सास भी उस तरह की होती है, मगर आज सास भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया है, उनकी अपनी किटीज है। आजकल तो ये चल रहा है सासों का, ये हाँ ये देखिए पूरा दिन ये चल रहा है, पूरा दिन ये चल रहा है, मुझे नहीं समझ में बच्चों को आता। कहानी तक नहीं सुनाती हो। नहीं जी नहीं, कोई मतलब नहीं, कहानियों का तो उनके पास है ही नहीं, संकलन ही कहाँ है उनके पास कहानियों, किताबें वो नहीं पढ़ती, पुरानी उनको याद नहीं है, और बच्चे उनको बर्दाश्त नहीं है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? अब पता नहीं, आपको ये बात मेरी खराब लगेगी, लेकिन मुझे तो ये सिस्टम ही कभी समझ नहीं आया कि बच्चे अलग कमरे में सो रहे हैं, माँ बाप अलग कमरे में सो रहे हैं, मुझे कभी समझ नहीं आ रहा। नहीं हमने तो नहीं सुनाया भाई। हाँ। मेरी बड़ी बेटी 7 साल की होगी, अभी तक वो जब तक उसको मम्मी को पकड़ ना ले या ले। मुझे पकड़ ना ले उसको नींद ही नहीं कैसे आती नींद आएगी? और आप इतने छोटे से मासूम बच्चा डर जाए रात को उससे नींद ही उठ नहीं के, आती। कैसे आप सो सकते हैं? मेरी छोटी बेटी, मतलब हमने पता है क्या किया मैम, हमने ना 6x6 का बेड है, उसके बगल में एक और लगा रखा है, हाँ और लगा दीजिए, क्योंकि उनके घूमना होता है इनको घूमने यहाँ, चारों उसको लाइन वो लगा के रखा हुआ था, ये घूमो भाई कहीं भी, रात भर उनको घूमना होता है यहाँ बिल्कुल वहाँ, बिल्कुल। यहाँ तो कैसे आपसे स्नेह नहीं करेंगे? मगर वो प्यार की परिभाषाएं बदल गई बहुत सारी चीज़ें। वहाँ। लोग ना गोरों का कल्चर ले आए, उनको लगता है वो कूल है। वो हमारा ले रहे हैं आके, हाँ वो यहाँ रुक रहे हैं, जी पूरा वृंदावन भरा पड़ा है उनसे, बिल्कुल। और हम उनका ले रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं बाहर जाके। एक बताइए, आपने कुछ टॉर्चर की कहानियां बताई थी, हाँ तो किस तरह से टॉर्चर करके ऐसे रखा जाता है कि मालकिन की हर बात लक्ष्मण रेखा हो जाती है, ऐसा कैसे होता है? देखो, जब लड़की आएगी कोई भी क्यों तैयार होगी,
आते ही उसको पता तो लग ही जाता है कि ये क्या जगह है। अभी तो इतना नादान रही नहीं, आगे वो भागने की कोशिश भी करती हैं एक दो बार में, लेकिन वो सब हो नहीं पाता। तो बिना टॉर्चर के वो रुकती नहीं। बहुत सी लड़कियाँ बहुत विरोध करती हैं। जब खुद मैं बहुत ऐसी चीज़ों को सामने देखती हूँ कि एक महिला भागती है, वो लगातार 8 दिन संघर्ष करती है। और अभी 2-3 दिन पहले उस केस में देखिए, जुडिशरी का भी बता रही हूँ साथ साथ, कि 10 साल हो गए, पहली बार तारीख लगी है आज उसमें। 3-4 दिन हुए अभी, पहली बार मेरी गवाही होनी थी और उस दिन भी छुट्टी हो गई। जज साहब पे ट्रांसफ़र हो गया तो पार्टी चल रही थी। वो जज महिला साहब की तो बात ही नहीं है, जुडिशरी तो बिल्कुल एकदम कहने लायक नहीं है। वो महिला ने भागने की 3 महीने की बच्ची सहित उसका पति बेच गया उसको, 4 साल का बेटा और 3 महीने की बेटी, और पति बेच गया मात्र 30,000 में, क्योंकि बहुत सुंदर भी नहीं थी और फिर अब उम्र दराज हो गई, शायद 32-34 साल की थी, तो वहाँ पे बेच गया। उस औरत ने जी तोड़ कोशिश की कि मैं भागूं, और उसने आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है मैं तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची नहीं रोनी चाहिए, मुझे इसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और वो 3-4 दिन तक धंधे में लगातार लगी, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। जब खिड़की पे झुकना होता था तो पर्स गिरा दिया एक दिन और चल दी। मालूम मुझे कहाँ जा रही है, क्यों, मेरा पर्स गिर गया नीचे, क्योंकि उसमें कोई नकदी ना रखी है, वो तो खाली कर लेती है, उसमें कुछ नहीं, चल पर्स की जरूरत ना और दे देंगे। नहीं जा पाई। एक छोटा सा फ़ोन था उसके पास, क्योंकि मेरा फ़ोन छिपा के रखा था, ये मेरा फ़ोन गिर गया। पहले तो इस बात पे उसकी पिटाई हुई, फ़ोन कहाँ से आया, फिर गिर गया तो गिर जाते, हम अपने आप ले आएंगे, फिर नहीं जाने दिया। लेकिन उसने उस दिन ठान लिया था कि मुझे निकलना है, तो सुबह के 4 बजे निकली। कैसे भागी, कैसे उतरी, साड़ी लपेट के नीचे गिरा के उसके सहारे उतरी। और जो ऐसे, क्योंकि मेरठ ना ऊंचा बसा हुआ है थोड़ा, जी जी। अब की तो सब नालियाँ भरी रहती हैं, लेकिन इतना ऊंचा बसा हुआ है सड़कों से, तो वो जो चबूतरे के ऊपर ऐसे लगा देते पटरी, उसके नीचे छुपी रही कि किसी तरह से दिन निकले और 1 आध घंटा और बीते और लोगों का आवागमन शुरू हो जाए, तब मैं भागूं, फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। 6 बजे वो भागी, भीग रही, सर्दी भयंकर, और भीग के वो वहाँ से भागी। थोड़ी दूर पे एक ऑटो खड़ा था, चैन डाला हुआ, और वो उसमें बैठ गई। ऑटो वाला लगभग 6:30 बजे करीब ऑटो लेने आया, तो उसने उस औरत को कहा तू यहाँ कैसे बैठी है, उसने हाथ जोड़ लिए। और क्या, मेरे ज़्यादातर नंबर वहाँ सबके पास हैं, मेरा नंबर देकर उसने कहा कि इस नंबर फ़ोन कर दो, मुझे नहीं पता ये कौन है, पर मुझे बचा लेंगी, मुझे एक लड़की ने कहा है कि तुम चली जाओ। उसने मुझे फ़ोन किया सुबह सुबह कि भैया चलो आ रही हूँ मैं वहाँ पहुँची तो उस बच्ची ने, मतलब भीग रही थी, काँप रही थी, मैं घर से सूट लेके गई थी, मैंने कहा चल तू ये पहनी से, तू एक शॉल वॉल डाला। फिर उनका नहीं अभी नहीं जाऊँ मैं, मेरी बेटी है वहाँ 3 महीने की, उसे ले आओ, नीचे मेरा बेटा है। मैं कहा नीचे बेटा कैसे, कि आप मेरी बेटी लाओ। मैंने कहा अच्छा रुकिए, कपड़े वपड़े बदलवा, मेरी एक वॉलंटियर का घर पास में ही था, उसको उसके घर भेज के कपड़े वपड़े बदलवाए। ऊपर में गई, मैंने कहा उसकी बच्ची, इतने भी मुझे नीचे से किसी ने बता दिया कि वो तो लेकर अभी भागी है बच्ची को, तो और इधर की तरफ गई है, मतलब हापुड़ रोड की तरफ। मैंने अपने, मेरे चचेरे तहेरे भाई हैं गाँव नाते से, मेरा गाँव पास में पड़ता है हापुड़ रोड पर, मैंने उनको कहा भी ऐसे ऐसे निकल के आ रही है और तुम रोक लो, मार्शल है एक गाड़ी, और उसमें वो एक छोटी बच्ची को लेकर भागी है। तो उसने कहा जी पुलिस, मैं पुलिस कुछ नहीं करेगी, मैं अपने आप देख लूँगी, तुम बच्ची को लो। ये मेरे बारे में सब जानकारियाँ रखती हैं। अब इतने साल बीत गए, मेरे घरों में आती जाती भी हैं, शादी भी हम बुलाती भी हैं, ऐसे नहीं, मैं दोनों तरह का काम करती हूँ। हाँ, मैं भी उनको मजबूर करती हूँ कि जन्मदिन करो, कुछ भी करो, मैं आऊँगी तुम्हारे यहाँ। तो उन्हें पता था यहाँ इनका मायका भी है भाई, तो उन्होंने जैसे देखा कि कोई गाड़ी रोक रहे हैं 8-10 लड़के सुबह 7 बजे, तो चैन बना रखी थी लड़कों ने ऐसे करके, तो बच्ची को ऐसे फेंक के गाड़ी में से और मोड़ के और कच्चे रास्ते से उतर के भागे वहाँ से। तो उन्होंने फ़ोन किया कि जी बच्ची तो मिल गई हमें, क्या करें, लेके आ जाओ, चलो बच्चे ले आए। बच्ची को लेके, जैसे मैं खड़ी रही ना वहीं, बच्ची को लेके हम चले, तो एक छोटे से बच्चे ने मेरी पल्लू पकड़ के ऐसे हिलाया और कहा कि मैं भी चलूँगा, आपने मेरी मोटो को तो बचा दिया। उसी ने चूँकि हमसे ये कहा था कि मेरी मोटो ऊपर है, उसे ले आओ। तो मैंने कहा तू कौन है, तो अभी कह रहा था, अभी कह रहा है कि मैं वो जिसको अब ले गई हो वो मेरी माँ है और मेरी मोटो भी अब आ गई है, अब हमें भेज दो, आप हमारे घर भेज दो। तो उस बच्चे का ऐसा मासूम सा, मैंने कहा तू कहाँ था, कि मुझे नहीं रखती वो ऊपर, मैं तो यहाँ चाय वाले के कप धोता हूँ, 4-5 साल का बच्चा, और फिर यहाँ भट्टी के पास सो जाता हूँ, मुझे सर्दी नहीं लगती। समय से पहले बड़ा हो गया था वो बच्चा। उसको भेजा, मुकदमा लिखाया हमने उसके पति के खिलाफ, इस महिला के खिलाफ भी लिखाया जिसकी है। तो उसमें 10 साल बाद, देखिए 10 क्यों 15 साल बाद, 2010 का ही मामला है, और अब जाके उसमें तारीख लगी है भाई की। ऊपर जज साहब जो है, वही समझ में, जज साहब से तो उपराष्ट्रपति तक की हालत खराब है। अभी उपराष्ट्रपति गिड़गिड़ा रहे हैं जज साहब के आगे कि मुकदमा तो दर्ज कर लो। आपने सुना नहीं सुना? हाँ सुना है मैंने। उपराष्ट्रपति ने अभी भी आज स्टेटमेंट दिया है कि वो एक जज है जिसके करप्शन के चांसेस हो सकते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा तो कर दो यार, FIR तो करवा दो। वो वर्मा जी के खिलाफ जलवा है भाई जज साहब का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई नहीं बोल सकता, जुडिशरी के खिलाफ बोलना ही आपका अपराध है। मैं तो बोलता हूँ। हाँ तो मैं भी बोलती हूँ, फिर तो जहाँ 50 मुकदमे वहाँ और 2-4 से
हाँ मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मुझे आप भी बोलिए, मैं भी बोल, बहुत ज़रूरी है, बहुत हाँ, दिमाग खराब है सबका। हाँ, बहुत ये ज़रूरी है। हायरार्की क्या होती है कोठों के अंदर? आपने मालकिन के देखिए ये हाई रैंकिंग तो ऐसे है, एक तो वो हैं कि जो कोठा ऑनर हैं, अच्छा जिनकी बिल्डिंग है। अच्छा दूसरी वो हैं जो ब्रोथल कीपर हैं, अच्छा उन्होंने बिल्डिंग किराए पे ले ली। एक कोठे पे 4 ब्रोथल कीपर हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, कि वो 4 लड़कियां मेरी भी हैं जी, हाँ 5 ओ मेरी भी भाई हैं। साहब, हाँ जी, वैसे तो तो चल रहा लिटरली मतलब बिजनेस हो रहा है है, लिटरली। बिजनेस है पूरा, हाँ हाँ और बड़ा सिस्टम से है हाँ, हर चीज़। कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो 10 कस्टमर आज तुमने उठा लिए, तुम्हारा हो गया पैसा, अभी लाओ 200 रुपये पुलिस के रखो, 200 जो पिम्प है उसके रखो, 100-150 एक परमानेंट झोला छाप डॉक्टर उसके रखो, एक लिपस्टिक बिंदी बेचने वाले के रखो, वो भी रखे जाएंगे, खाना खाने के जो भी आपने खाया चाय पी हर जरूर से वो भी रखो। और इसके अलावा मालकिन के दो, जो मालकिन के हैं। अब मुश्किल से उसके पास अगर वो ये कह दे मुझे आज बच्चे से मिलना है, 200 रुपये वो भी चाहिए, चले गए आपके तो पैसे। अच्छा अब मुश्किल से आपके पास जो भी 100-50 रुपये बचेंगे, उसका आप क्या करेंगी? बच्चे के कपड़े खरीदेंगी? नहीं है आपके पास। एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आपके पास खाना खाने को पैसे नहीं आपके पास कस्टमर आया, आपकी तबीयत खराब है, आज आप नहीं कर पाई, आप पीरियड से हैं, आप नहीं किसी के साथ बैठ पाई, तो उस दिन भूखे रहो या उधार मांगो किसी से। खाना तो बनता नहीं, उधार मांग लो, वो उधार देंगे तो अगले दिन वो भी चुकाना है, और सब रोज़ करना है। ऐसा नहीं है कि ये महीने में चलेगा जी, उधार महीने में दे देना, रोज़ का रोज़ करना है, कोई देरी नहीं है। और उससे बुरा क्या है कि जब पैरों की आहट हो जीने में, इतने से जीने मुश्किल से निकल सके आदमी, तो भाग के जाएं सारी लड़कियां, खाना खा रही हो तो खड़ी हो तो भाग के जाएं और खुद को एक्सपोज करें कि मैं, क्योंकि वो पैसे की जरूरत है उनको, ये वो नहीं देखती वो आदमी कैसा है, मतलब वो ये भी नहीं देखती इसके हाथ कैसे हैं, इसके ये काला बिल्कुल इसके हाथ पैरों पे लगा हुआ है, पेंट लगा हुआ है, इसमें महक रहा है पूरी तरह से, जाना फिर वो पसंद करेगा कौन लड़की। पर मुझे एक बात और बताइए, जो जैसे अभी ये मैम आई है, इनको देख के मुझे याद आया, एक टाइम पे बॉलीवुड सेंसिटिव रहता था इन मुद्दों को लेके, अब तो बॉलीवुड ने ऐसा डिसाइड कर लिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, समस्या ही नहीं है। नहीं बॉलीवुड ने तो कभी उनकी असलियत, एक गंगूबाई में तो वो असलियत के नजदीक गए, अच्छा इसमें तो बहुत असलियत, जैसे मैं देखती हूँ उनकी इसको जो आलिया को चलने ढलने का पता है, सेम बिल्कुल वही उनकी चाल ढाल है, अच्छा जो मालकिन हो जाएगी वो ऐसे ही चलेगी, ऐसे अच्छा वो इतना सा पल्लू जैसे हम रखते हैं लंबा, तो फिर अगर हमको सिर ढकना है तो ऐसे पकड़ के करना, लेकिन वो इतना सा पल्लू वो रहेगा ऐसी, वाइट साड़ियाँ, ये उनका बिल्कुल पैटर्न है, ये तो उन्होंने अडॉप्ट किया, चाहे वो कलकत्ता से देख के किया कहीं से भी किया हो, बाकी और वहाँ कुछ नहीं। ये बिल्कुल सही, जैसे आपने देखा होगा कि अगर गंगूबाई देखिए तो कि वो एक पर्दे के पीछे कितने सा चबूतरा बन रहा है, उस पर नहा रही थी, अच्छा है ना, एक छोटा सा पर्दा डला हुआ है और वो वहाँ नहा रही, झीना सा पर्दा है, वहाँ नहा रही, बाल्टी में पानी है, इस तरह का चबूतरा हर जगह है। अच्छा हाँ, वो चबूतरा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो किस कदर गंदा है, वहाँ यूज्ड कंडोम्स हैं, कोई थूक रहा है वहाँ, पान गुटके फेंक रहा है वहाँ, मतलब हर चीज़ वहाँ पे है, बाथरूम भी कर रहा है कभी कभी वहाँ, और वो लड़कियाँ वहीं बैठ के नहाएंगी, वहीं बैठ के खाना खाएंगी, उनके पास और कोई जगह नहीं है, नहा लेंगी, उसके बाद वहीं एक स्टूल रखा है उसको रख लेंगी, फिर वहीं उस पर खाना खा लेंगी, जो भी कुछ होगा उनके पास। तो आप कल्पना करके देखिए, जिस चीज़ को हमें देखने में भी और परहेज हो, वो वहाँ बैठ के खाना खाती हैं, कैसे उनके अंदर जाता होगा। ये वो है कि आप पीड़ा की किस हद तक किसी को पहुंचा सकते हैं, किस हद तक आप किसी को मजबूर कर सकते हैं कि वो ये सब, कितना भी गरीब आदमी हो वो भी खाने की जगह साफ सुथरी ढूंढेगा। बिल्कुल कहते हैं कुत्ता भी पूंछ झाड़ के बैठता है, और वो उस गंदगी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कई कई दिन तक वहाँ सफाई नहीं होती, कई कई दिन तक पूछता नहीं है, छोटा सा केबिन है जिससे मुश्किल से एक आदमी, अगर वो 5 फुट का है तो वो बस 5.5 फुट की वो पूरी जगह है, अगर वो हाथ भी उसके ऐसे हो जाए तो वो भी बाहर पर्दे के बाहर चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा पर्दे के पीछे कोई और भी है, तो छोटे छोटे से केबिन्स हैं। अच्छा, सेक्स करने के लिए? हाँ, अच्छा, और इतना गंदगी है कि वहीं उनके वो कपड़े लटके हुए हैं, वहीं इतने सारे डब्बे में एक पूरा, मतलब इतनी सारी ज्वेलरी अजीब अजीब सी, भारी भरकम सी, वो 2-2 4-4 रुपए वाली वो जो ठेलों पे उन पे बिकती जी है, जी जी जी। वो उनकी ज्वेलरी, वो उनको बदल के पहनना, दिखाना, मतलब जितना वो दिख रही हैं बाहर से साफ सुथरी अच्छे से कपड़े पहन के बहुत सारा मेकअप करके, उतना ही अंदर वो गंदगी झेल रही है। बस एक चीज़ है कि चेहरे पे कोई हाथ नहीं लगा सकता, अच्छा कोई भी कस्टमर चेहरे पर नहीं लगाएंगे हाथ, और बाकी तो वो कुछ भी करे, वो लड़की उस समय उनकी संपत्ति होती है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में वो उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार इतना बुरा होता है जो नई लड़की के साथ कि नई तैयार हो रही है तो मिर्च डाल के वो उनके दलाल सेक्स करेंगे। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, तो उस आदमी को मिर्च नहीं लगेगी? अरे भाई क्या बिल्कुल दिमाग से पैदल हो, वो क्यों जाएगा बिना कंडोम के, उसको क्यों लगेगी, चूना डालेंगे, मतलब वो परपीड़क हैं, सैडिस्ट हैं वो लोग,
उन्हें उस चीज़ में आनंद आता है, कस्टमर को भी, जब लड़की चिल्लाए, जब लड़की दर से हाथ पैर जोड़े, कहे कि नहीं ऐसे नहीं, वो उसी काम को ज़्यादा करेंगे। बड़े लोगों को टाइप है ये, सेक्सुअल टाइप है बड़े लोगों टाइप का है, ये, हाँ। टू हर्ट द वुमन, दैट्स देयर टाइप। सैडिस्ट तो वो लोग आते हैं, वो लोग आते हैं वहाँ पे जिनका अपनी बीवियों पे बस नहीं चलता, उनके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे, यहाँ वो हर काम करेंगे जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप वहाँ तक शायद कभी पहुँच भी ना पाएँ, जो 31 साल में मुझे पल पल अपने औरत होने पर शर्म आई। जब मुझे हर पल ये लगा कि किसी ने ठीक कहा, अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए। जब मैं किसी लड़की को कातर निगाहों से देखते हुए देखूं और मुझे उसे निकालने में 3 महीने लग जाएं, वो मेरे लिए सबसे ख़राब पीरियड होता था, सबसे ज़्यादा। कि वो हर दिन मेरा इंतज़ार करती, हर दिन मेरी तरफ ऐसे देखती और फिर देखती कि मालकिन तो नहीं देख रही। मेरी आंखों में ढूंढती कि मैं शायद उसे आज निकालूं, शायद कल निकालूंगी, और मेरे पास कोई जवाब, या मेरा झुका सिर देख के वो निराश हो जाए। कई बार ऐसा भी हुआ कि फिर वो लड़की मुझसे उम्मीद छोड़ देती थी, बहुत मुश्किल से दोबारा से उसको वहाँ तक लाना, उस लेवल तक लाना और फिर निकालना, बहुत कठोर निर्णय भी लेने पड़े कई बार, इतने कि मैं मारपीट करूं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि जिनका जिक्र नहीं कर सकती मैं, या शायद होता नहीं मुझसे कहा नहीं जाता कि क्या उन्होंने झेला। क्यों हम इतने निर्दयी हो जाते हैं कि एक औरत को औरत ना समझ के, एक लड़की को लड़की, बहन, बेटी, माँ समझती, वहाँ केवल एक औरत रहती है बस। बहुत सी घटनाएं हुई ऐसी, जैसे कोई मुझसे कहता एक बार हमें भी दिखा के लाओ, बुजुर्ग थे, पहले तो मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, दिखा के लाओ, तमाशा लगाया वहाँ, नुमाइश लगी है, क्या आप देखना चाहते हो, फिर भी चलो देखना है तो। मैं उनको बाबूजी बुलाती थी, वो सज्जन गए और एक दुकान पे रुक गए, जैसे मुझे सामने वाले कमरे, मैंने कहा मैं बाबूजी यहाँ चल रही हूँ, चलो। अच्छा चलो, आए नहीं, वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने वहाँ थोड़ा देर बैठी, बातचीत की। फिर मैं उतर के आई तो वो बिल्कुल पसीने में नहाए खड़े थे। हमने कहा भैया आप आए नहीं? बोले तेरी बड़ी हिम्मत है, तू तो ऐसे खटखट करके भाग के चली गई। मैंने कहा मेरी हिम्मत भाई, मैं तो सोचती हूँ मेरी बेटियाँ हैं वहाँ, एक माँ भी है मेरी, एक बहन भी है मेरी, और आपने सोचा वहाँ एक औरत है तो आप नहीं जा सके। तो हर वो आदमी जो तो बहुत सोशल वर्क होने का ढोंग भी करता है और ये भी सोचता है कि भाई ये तो वो महिलाएं हैं जो खराब हैं, मुझे उससे बहुत एतराज़ होता है। कैसे खराब है? आपने जो उन्हें दिया वही दे रही है ना आपको। अभी तो वो सक्षम हो जाती हैं तब आपसे बदला लेती हैं, जब तक सक्षम नहीं है तब तक आप उन पर ज़्यादती करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं कि जो ये कहते रहे कि मतलब नहीं नहीं ये इनका कोई ज़मीर नहीं है, तुम्हें नहीं पता ये पीठ पीछे क्या करती हैं और क्या नहीं, और जब सामने आए तो उनको जवाब नहीं बना। ऐसे ऐसे लोग हैं उस शहर के। नीचे दुकानें हैं, ऐतराज़ करते हैं कि आप मतलब ऐसे मीडिया से मत कहा करो हमें, लेकिन कैसे ना कहूँ, ये कोठा है, ये नीचे दुकान है, आपको दिख नहीं रहा, आपने तो किराए पे दे रखी है, आपको नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है, किसी लड़की के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। मुझे कैसे पता लग जाता है कि एक लड़की आज नहीं आई? तुमको नहीं पता लगता कि आज उसके साथ जब उसकी चीखें नीचे तक आती हैं, कि पूरे बाजार में उसकी चीखें गूंजती हैं, आपको नहीं पता लगता कि आज कोई नई लड़की है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है? तेज़ आवाज़ में ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, अब तो बच नहीं रहा था, फिर क्यों अचानक हुआ ये? क्यों नहीं आप देखना चाहते? वो भी खुशियाँ ढूंढती हैं। मैं जब उनके साथ होली मिलने जाती हूँ, मेरे साथ रंग खेलती हैं। मैं जब दिवाली के दिए जलाने जाती हूँ तो दिए जलाती हैं, खुश होती हैं, मेकअप करती हैं पूरा जो सोबर सा, अच्छा सा। तो उनको वो जीवन जीने के लिए किसने मजबूर किया? हम ही तो कर रहे हैं ना। और एक लड़की जब वहाँ आती है, वो ऐसे कबूतरी सी कांपती है, उसे ये नहीं पता होता कि तू किस जगह है और अब तेरे साथ क्या होने वाला है। हर पल उसको ये नहीं पता होता कि अब क्या होने वाला है। तो उसकी आप इमेजिन कर सकते हैं? अब क्या मैं छोटी सी बात कहती हूँ कि एक आदमी पे मुकदमा हो गया, वो कितने मजबूत हो, लेकिन जैसे ही पुलिस कस्टडी में आएगा वो पूरा पसीने में नहा जाएगा, क्या मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं, जेल चला जाऊँगा, अब क्या होगा। और वो जेल में है, वो देख नहीं सकती, वो मर्जी से ना नहीं कर सकती, कोई उनके साथ कुछ भी जाती कर रही, वो शिकायत नहीं कर सकती। वो चाहे तो मालकिन से ये नहीं कह सकती कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। जैसे मैं देखती हूँ कि बैठे है लड़की बैठी है, कोई आता है गंदा बिल्कुल सड़ा हुआ आदमी, इसकी शक्ल देखने को जी ना करे, और लड़की की हल्की सी लट ऐसे पड़ी हुई है, तो उसे ऐसे कर रहा है। एक बार करा लड़की ने ऐसे करा किस्मत से आके, फिर दोबारा करा, फिर उसने किया थोड़ा सा। तो मैंने कहा क्यों कर रहे हो? मना कर रही है ना वो। अब उनका जो जवाब है वो तो, ये क्यों मना करेगी, पैसे नहीं चाहिए इसे, तो क्या कहेंगे आप? मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है, जब मैं स्टूडेंट था तो हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देने जाते थे दूर, कई बार स्टूडेंट दंगा करते थे, तो जो वो दंगा होता था उसमें हमेशा जो ताकतवर स्टूडेंट थे वो कभी दंगा नहीं करते ना। थे,
जो सबसे कमजोर मरा कुचला लड़का हाँ, होता था वही सबसे ज्यादा दुकानों की चीजें तोड़ता था, हाँ क्योंकि वही उसका मौका होता था अपने फिर आप को प्रूव करने का बिल्कुल कुछ भी। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वही लोग जाते हैं जो हाँ जो दूसरों से लगातार बुली होते रहते हैं, हाँ अब इनको किसी को बुली करना किसी है। को करना है, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, पुताई करने वाले हैं, मजदूर हैं, मुश्किल से 500 रुपये कमाई तो चलो मजदूरी 600 हो गई, 600 रुपये कमा रहे हैं और 250 रुपये वहाँ खर्च कर रहे हैं। घर में बीवी बच्चे रो रहे हो तो रो रहे हो, चिल्लाएगी ज़्यादा ज़्यादा, मैं शराब पी के चला जाऊँगा, क्या करेंगे मेरा, दो चार थप्पड़ मार के चुप कर देंगे। पुलिस वालों का क्या रोल है इसमें? बहुत खराब, अच्छा, चाहे वो बहुत दिल्ली हो चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी जी हो। जी मेरठ हो। मैं कह रही हूँ कि सिपाही से लेकर आईपीएस तक हम्म, मैंने उन हालातों में उन लोगों को देखा है कि जब उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया, जब मैं उनके मतलब मेरे सामने मैं थोड़ा बदतमीज़ हो जाती हूँ। मैंने कहा चलो तुम लड़की की बात झूठ मान रहे हो, हम्म, ये करा दो इनकी शनाख्त परेड। अगर ये लड़की पहचान ले कि किसने कौन लेने आता था पैसे, फिर तो मानोगे कि आईपीएस अधिकारी बैठे थे। हाँ ठीक है कर लो। 24 कर्मचारी थे उस समय थाने पे। लड़की ने एक एक को बहुत गौर से देखा और वो बार बार कहते अरे छोड़ो तुलसी, पता नहीं क्या अभी कहाँ इनकी इन औरतों की, इनकी इन औरतों नहीं, इसको केवल 3 दिन हुए हैं, ये इन औरतों में नहीं है, ये पक्की नहीं है, अभी तो ये भाग रही है। तो उसने देख के कहा कि ये 250 रुपये ले गए थे और एक शराब की बोतल हर रोज़ 3 दिन से तो मैं देख रही हूँ, एक बोतल और ये। फिर उसको कांस्टेबल था, उसको मुकदमा लिखाया मैंने, वो मेरे पास गया मेरे घर, मैं ऊपर थी, मुझे किसी बच्चे ने कहा कि वो एक सिपाही जो है वो आया हुआ है। मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगी उससे, पहली बात तो मेरा घर का एड्रेस किसने दिया, मैं मिलूंगी नहीं उससे, मैं मिली नहीं उससे। मैंने कहा इसको कहो कि जाए अपने आईपीएस अपने आप को बचा ले, मैं नहीं बचने दूंगी, ना मैं इसकी कोई सिफारिश नहीं करूँगी और ना मैं मानूंगी। मैं उससे नहीं मिली, मुकदमा हो गया, जेल चला गया। वो अंडर प्रोबेशन थे आईपीएस, फिर उसके बाद चले गए वो भी। और जब वो वापस हमारे यहाँ एक बड़े पद पे आए तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैं उनको विश करने गई थी किसी बात के लिए, तो उन्होंने कहा कि क्या तुलसी अपना भी नुकसान करा हमारा भी। सोच के देखिए आप, मन हुआ ही आईपीएस है इसलिए मजबूर हूँ कहीं बंधे हुए, वरना चप्पल निकाल के इसके मुंह पे मारती। उनका पैसा लेके कहाँ जाओगे, जो तिल तिल मरती हैं, जी नहीं रही वो ये तो सबका ले रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। वो तो आपको लगता है उसका ले रहे हैं, ऐसे बहुत गरीब लोग जिनका ले लेकिन रहे हैं गरीब का ले रहे हैं वो समझ में आता है, उनका ले रहे हैं तो आप जो अपने जिस्म को बेच के मजबूरी में और आपको पैसा दे रही है, उसको इसलिए कमाना पड़ रहा है कि शाम तक उसको 200 रुपये आपको देनी है, तो इससे ज़्यादा और बुरा कुछ नहीं है। एक मैं ना एक वो बताता हूँ एग्जाम्पल, तो बड़े एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे, ठीक है, सत्य बोलने वाले आदमी, सच बोलते थे, तो उसी वजह से पसंद भी नहीं किया जाते थे। नहीं किए जाते, प्लेटो ने हाँ। कहा है सच बोलने वाले मनुष्य का जीवन सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल होता है। तो सच बोलते थे, कोई पसंद भी नहीं करता था उनको, ठीक है। लेकिन आज मेरे पिताजी की याद में मैंने 51 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई है अपने गाँव में। इतने अमीर लोग थे मेरे गांव में, इतने बड़े बड़े लोग थे, ऐसे थे वैसे थे, वो मूर्ति 250-300 साल तक रहेगी, बिल्कुल। उनका नाम लेके नाम वहाँ पे लेके, रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये जो लूट रहे हैं ना जनता हाँ। को, जिनको आईपीएस को लग रहा है मैं बहुत माल बना रहा हूँ अपने बच्चों बच्चों के के लिए, लिए भीख मांगेंगे तेरे बच्चे। बिल्कुल करते हैं इस हालत में। लेकिन मैं उस दर्द को, मैं बहुत चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी पूरी होने से पहले मैं उस दर्द से मुक्ति पाऊँ, उस लेडी के, किसी की भी, अच्छा, हर उस औरत के जो वहाँ जा रही है, हर उस औरत के जिसके साथ ये जाती हो रही हैं, शायद इतने अंदर तक वो चला गया। देखिए और भी लोग काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता, मुझे प्रोफेशनल होना उनके बीच में समझ नहीं आता। मैं इन 31 सालों में कभी प्रोफेशनल नहीं हो पाई, मैं कभी सरकार से फंड्स की बात नहीं कर पाई, किसी और एनजीओ से कभी, मतलब इंटरनेशनल एनजीओ भी हैं, मैं उनसे फंड की बात नहीं कर पाई, बात कर नहीं पाई, करना ही नहीं मैंने सोचा कभी। अभी भी लोग मुझसे पूछते, पॉडकास्ट में भी पूछ लेते हैं कि फिर कैसे चलता है। मुझे क्या काम है भाई जिसके लिए मुझको पैसा चाहिएगा वहाँ, इसलिए एक लड़की निकालनी है मुझे, 3 महीने उस लड़की के साथ मेहनत करनी है, मेरा वहाँ आना जाना ही लग रहा है ना बस, और मैं ज़बरदस्ती चाय पर उनकी आपको पीती तो हूँ। पहचान गई होंगी वो महिलाएं सब वहाँ की, पहचानती, मुझे देख के दरवाजे बंद होते हैं। तो अलाउ कैसे करती है, अब 3 महीने में निकाल कैसे मुझे पाते कैसे हैं? लोग 3 महीने तक पकाती हूँ उस लड़की को, अच्छा, ये ना वापस हो जाए, उसको पकाती हूँ। कभी कभी सेम डे निकालनी पड़ जाती है। नेपाली लड़की एक निकाली थी हमने सेम डे, और वो जो उसका नाम था वो बोले ना इस बात को, बार बार हम पूछें कि तुम संतली हो, और ऐसे भी पूछे, सबसे पूछा, नहीं बोल रही। मैं कहा चलो छोड़ो, चलो जाने दो। खड़ी मालकिन चिल्ला रही हम पे कि अरे आप तो मेरे पीछे पड़ी रहती हो, क्योंकि 3 लड़कियां और निकाल चुकी थी एक ही महीने में उसके यहाँ से, मेरे पीछे पड़ी रहती हो। और चलो मैंने कहा तो खड़ी कर दे अपनी लड़की को, चल हटा, इनकी क्यों तो कस्टमरी खड़ा कर रही है। वो खड़ी हो गई, मैं वैसे ही उनके पीछे गई और मैंने, जिस लड़की मुझे डाउट था, मैंने उससे कहा संतली अब बाहर आ जा। वो एकदम से चौंक के मुड़ी, नेपाली लड़की थी, बस हमारे लिए इतना पल बहुत था। मैंने उसे बहुत जल्दी अपने सीने से लगाया, वो नीचे बैठती चली गई, मैं भी उसके साथ नीचे बैठ गई, और उसने कहा मेरा बच्चा इनके कब्जे में है, वो नहीं मिलेगा तो मैं जाऊँगी नहीं। मैंने फिर झूठ बोला, मैंने कहा बच्चा तो नीचे है, और वहाँ से ले लेना। तैयार हो गई, नीचे आते ही उसको पता लग गया किसी से कि बच्चा नहीं है,
और बौखला के मैं जाऊंगी वापस, क्योंकि माँ अल्टीमेटली माँ होती है, कुछ भी हो। ये बहुत हमने कहा नहीं लड़की वो बच्चा आ रहा है थोड़ा रुको। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आज तक उसे ट्रेस नहीं कर पाए। बच्चा तो आ गया, जगह नहीं ट्रेस कर पाए। कहती लोनी में रहते थे, लोनी में एक घर है जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं और कोई मामा है जो उन्हें रखता है, वो घर नहीं हम आज तक ढूंढ पाए। ये मेरा बड़ा फेलियर तो है। वहाँ की महिलाओं के सारे बच्चे वहीं रहते हैं? हाँ, अच्छा। जबरदस्ती की शिकार जो महिलाएं हैं उनको पहले से बच्चा हो जाने देते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेने देते। अच्छा। एक बच्चा हो जाएगा तो माँ है। एंड दे डोंट नो कि किसका बेबी है, क्या है? उसको तो नहीं जानती, लेकिन आगे अगर वो कोई बच्चा कर रही तो उनको पता है, फिर तो प्रोटेक्शन के साथ है। एक फिल्म आई थी प्रहार, हाँ, नाना पाटेकर की। उस फिल्म में जो नाना पाटेकर का रोल था और जिस तरह से वो एक प्रोस्टिट्यूट का बच्चा होता है, हाँ, जिसके बाप का नहीं पता हाँ, होता, पर मैं समझ में नहीं आता कि अब इस तरह की फिल्मों को कल चलन नहीं रह गया है। नहीं, कोई इस तरह के दर्द क्योंकि को है बखान नहीं, नहीं करना नहीं चाहता। दर्द तो नहीं। अब प्रोटेक्शन दे दिए, वो उनको पता है हमारा बच्चा किसका है। अच्छा। हाँ, अभी तो मैं कहती हूँ कि बास्टर्ड कहने की जरूरत नहीं है इन्हें, है ये उनके पिता है, वो इन्हें माने ना, अलग बात है। डीएनए करा दूंगी इस दिन अगर किसी ने कान हिलाने की कोशिश करी। बस सही बात है। हाँ, डरते होंगे आपसे लोग? हाँ, नहीं डरते हैं, डरते मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझे मैं मर जाऊँ कल, यार हुई ना। सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को तो एक्सेप्ट कर लिया हाँ, कि भाई अलाउड है अडल्ट्री, allowed है। लेकिन वो कभी रेगुलर नहीं करते उसको। जैसे आप अडल्ट्री को अलाउ करते हो तो उस सिस्टम को रेगुलराइज करो। रेगुलाइज करो। जैसे यूएस में है, यूएस में अधिकार है भाई महिलाओं के, आप लो पंगा उनसे बताएंगे आपको ढंग से वो। नहीं, और आप एडल्ट्री को चाहे आप नॉर्मलाइज आपने कर दिया, चाहे आप उसे मान रहे हैं, आप उसे अपराधी भी नहीं मान रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप दूसरी चीज भी तो कह रहे हैं। आप तो पहले से मान रहे हैं, आपने लिव इन रिलेशनशिप में भी तो रख रखा है। शादीशुदा भी अगर कोई महिला शिकायत करने जाती है मेरा पति दूसरी औरत के साथ रह रहा है, वो कहता है जी मैं तो लिव इन में रह रहा हूँ, शादी थोड़ी कर ली, 10 के साथ रह लो। अभी मेरे पास चल रहा है सौरभ का कि लिव इन में रह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले जो चीफ जस्टिस थे, हाँ, जो अभी गए इनके हाँ, पहले वाले, इनके पहले वाले, वो भाई साहब कहते थे कि अगर हाँ, शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ सेक्स करती हुई पकड़ी जाती है अपने पकड़ी पति जाती के है, द्वारा, हाँ, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो है वो तो उसकी मर्जी है और वो बालिग है। हाँ, जहाँ वो चाहे वो कर वो सकता है। चाहे, इसमें भी यही कहते हैं। अच्छा। जबकि आईटीपी एक्ट है, उसमें भी ये कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, वो वेश्यावृत्ति है। अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए सब होटल बचते हैं। और अभी मैं आजकल खुल के कहती हूँ कि मैं ओयो के खिलाफ कर रही हूँ, बहुत सारा कर रही हूँ। ओयो वालों में सचमुच इसीलिए यूज होते हैं। ये यूज हो रहे हैं, जहाँ 2 कमरे भी ना किसी के पास, वहाँ ओयो है। मैंने महिलाओं से, लड़कियों से बात करी है, हमेशा बहुत सारी लड़कियों से बात कॉन्फ्रेंसेस होती है, मैंने उनको यही बोला, जो लड़का तुझे ओयो ले जा रहा है ना, उससे शादी मत कर, शादी मत कर। घटिया है वो करेगा नहीं, वो क्यों नहीं करेगी? वो ही नहीं करेगा, वो तो कल दूसरी लड़की भी लेके जाएगा। वहाँ कोई आईडी थोड़ी लग रही है उसकी। तो ये तो सबसे गंदा है। हमारे यहाँ तो ऐसी जगह खुले पड़े हैं कि एक शमशान है, और शमशान के बराबर किसी के ने 2 कमरे बनाए हैं अभी 35 गज जगह में, उस पर ओयो का बोर्ड लग गया। बताइए, वो खुद भी रह रहा है, उसी में किसी को कमरा दे रहा है। ये हालत है। और लिटरली यहाँ पे नोएडा के होटल्स हैं, हाँ, हाँ, सेक्टर 63 में, यहाँ पे बगल में आसपास, उसमें लिखा है कपल एंट्री अलाउड। अलाउड लिटरली लिख रखा है उन्होंने कि मतलब आप टेंशन मत लो इसकी। मतलब हाँ, एक और है कि आपके नोएडा में बता रही हूँ, हाँ, कभी देखना जो बहुत खराब से एरिया है, फैक्ट्री एरियाज हैं, सड़कें भी खराब सी हैं, वहाँ दीवारों पे लिख रहा है नंबर और नीचे ओयो, बस एक नंबर और नीचे ओयो। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। अभी मैं सेक्टर 70 में गई थी, तो वहाँ पे ये मैंने देखा लगातार लाइन से लिख रहा है, जैसे वो एक पेंट किया हो किसी ने और डाला और सब जगह उसको अपने फोन मिला दियो। मिला है नहीं, अपने यहाँ करती हूँ। अपने यहाँ तो मुझे लोग बहुत फोन करते हैं, मेरे यहाँ भी ओयो खुल गया जी, ये सब बंद करवा। अबे सब भगत सिंह मेरे ही थोड़ी पैदा होंगे, एक आध अपने घर भी तो कर लो। बहुत उम्मीद है लोगों को कि है ना? आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपसे ही हाँ, उम्मीद नहीं है करते तो हैं। खुद भी तो कुछ तो करो, खुद कुछ थोड़ा नहीं तो करो, कोई कुछ खुद नहीं तो करता। आप बोलोगे ना कि कल यहाँ मैं विद्रोह कर रही हूँ, आ जाना, उसके लिए भी नहीं आएंगे। नहीं आते। कितने नीच हैं ये लोग। नहीं आते हैं फिर तो कहते हैं, हमारा नाम मत लेना। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि मुसलमान हमेशा आ जाता है, मुसलमान ने अपना कल्चर बचा रखा है इसलिए आ जाता है ग्रुप में। वो बचा रखा तुमने निपटा दिया इसलिए तुम नहीं आते हो, छोटे छोटे बच्चे, तुम तो सब भाग रहे हो, बड़े खुश हो, अमेरिका जापान जा रहे हो, बिल्कुल। उनका छोटा सा बच्चा पैंट में दुकान लगा रहा है और ऊपर से मदरसा जा रहा है, मदरसा जा रहा है, और अपने उसको पहचान रहा है पूरा, और फिर उनके 10 बच्चे हैं, तुम एक बच्चे में तुम एक परेशान बच्चे हो। में, और पता नहीं क्यों परेशान हो यार, क्यों परेशान हो? बड़ी स्कूल हाँ। महंगे हो गए, अरे महंगे? महंगे स्कूल में क्यों डाल रहा है? सस्ते में डाल लो। सस्ते में डाल ले। और अगर आप देखो, गांव की लड़कियां निकल रही हैं स्पोर्ट्स में, गांव की लड़के निकल रहे हैं स्पोर्ट्स में, है कोई एक बड़े स्कूलों के जाने वाले ये कहीं ज्यादा क्रिकेट में? हाँ। कि वहाँ वो महंगा खेल है तो वहाँ वो लोग जा सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी ओलंपिक खेल रहे हैं, एशियन गेम्स खेल रहे हैं, सब गांव के लड़के लड़कियां, या छोटे शहरों के बच्चे, छोटे शहरों के। मेरे तो गांव की कई लड़कियां, अभी देखो प्रीति पाल ने कितना नाम किया है, और उसी के नाम पे सड़क बन रही है, उसी के नाम पे सब चीजें हो रही हैं। बहुत गरीब से घर की लड़की। पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने मेक श्योर किया कि भारत अपनी जड़ों से हट जाए। ये जो बड़े नाम हैं पॉलिटिशियंस के, बड़े बड़े नाम हैं, इनमें से भी ऐसे कोई एक केस है जहाँ पे बड़ा पॉलिटिशियन गुजरा हो ऐसी सड़कों से? कौन सी सड़कों से? इस तरह की जो जिनको कहा जाता है, जैसे जीबी रोड है, या आपने कहा मेरठ में है। हाँ, अच्छा, वोट के टाइम पे जाते हैं बहन जी, वोट है अच्छा, बहन।
अच्छा 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 हम अब हम वोट नहीं देने देते पिछले 15 साल से। अच्छा। दोनों तरफ बैनर लगा देते हैं, कृपया वोट के लिए संपर्क न करें। हाँ मुहाने पे भी, एग्जिट पे भी है और एंट्री पे भी। अच्छा। कोई नहीं, मैंने कहा वो बहन है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो एजेंडे भी नहीं शामिल। उनका पुनर्वास नहीं, उनका रेस्क्यू नहीं, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं, कुछ भी तो शामिल नहीं है। तो क्यों आए, वोट क्यों दें? तुमने कौन सा उनके वोटर कार्ड बनाए? वो भी तो हमने बनाए। आधार कार्ड हमने बनवाए, हमने उनकी झूठ बोल बोल के उनके राशन कार्ड हमने बनवाए। उसमें कहाँ लिख रहा है कि वो सेक्स वर्कर है? तो वो नहीं, वो जब यहाँ रह रही है तो वो नहीं देंगे, तो देती भी नहीं। इतने मतलब मुझे ऐसा लगता है सर बेशरम कौम इन्हीं की है, पॉलिटिशियंस की। ये चमड़ी इनकी गेंडे जैसी है, हाँ जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। कम से कम मैं प्रोस्टिट्यूट को ये कहूंगा वो हार्ड डे वर्क है उसका। हाँ। हार्ड वर्क है उसका, Hard दिन work भर का, उसमें वो पैसे हाँ। कमाते। सबसे नीच यही है। मैं बहुत छोटी सी बात बताऊंगी। एक बार मैंने एक को तैयार किया, मैंने कहा भाई इस बार तो सभासद का चुनाव लड़, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो, मुझे बहुत समय हो गया, मैं अब नहीं लड़ सकती तुम्हारे लिए। तो अच्छा देख लो दीदी जैसे करो। वो अखबार वालों ने तुरंत छाप दिया। मैंने कही ले तेरा तो छप गया, अब तू कल टिकट पिकट भरना, 10 दिन रह रहे हैं। फिर एक दिन आई, देखना तुम मुझसे घर में अपने बर्तन मंजवा लो, मैं रोज आ जाऊंगी, मुझे चुनाव लड़ने को मत कहना, बहुत गंदा है राजनीति। मैंने कहा इस काम से ज़्यादा गंदी है? बोली इससे ज़्यादा गंदी है। क्योंकि हमें वेश्या कहते हैं, राजनीति सबसे बड़ी वेश्या, ये उस औरत के शब्द है। राजनीति से बड़ा कुछ नहीं है। बस मैं ऐसे ऐसे लोगों के नाम गिना दूंगी जो रात के अंधेरों में मेरे घर आते हैं, बस वो नहीं। मैं ऐसी ऐसी बात आपको बता दूंगी कि लोग शर्म से मर जाएं। ऐसे पुलिस वाले कि जिनको मैं ये मान के चलती थी कि ये तो बहुत अच्छा है, मेरे भाई जैसा है और मुझे बिल्कुल नहीं बहन मानता। एक दिन मुझसे कहती है दीदी वो आपके भाई आए थे। मेरा भाई? मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा मेरा भाई यहाँ क्यों आया था? बोले नहीं नहीं वो नहीं है पुलिस वाले। मैं वो क्यों आया था? देखना लड़की मांग रहे थे और इतना पी रखी थी उन्होंने। मैंने कहा कि मैं दीदी को फ़ोन कर रही हूँ, तो फिर बोले अरे उन्हें मत करो फ़ोन, और भाग गए। फिर मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा तुम ही तो कहती हो कि इनका पुनर्वास करो, ऐसा करो तुम्हारी भाभी तो रही आराम से, एक एक गिने रख ले दो। ये उनके शब्द थे, मैं इससे बोल रही हूँ, मैं माइक से, देखो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हाँ जो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए इज इक्वल टू चिंपैंजी का डीएनए। चिंपैंजी का बिल्कुल 99.9% इक्वल है। बिल्कुल। तो वैसा ही बिहेव करता है भाई। उसको बहुत चिंपैंजी को बहुत अच्छा, लेकिन एक और खास बात है। हाँ वो लॉयल है। नहीं चिंपैंजी नहीं लॉयल होता। चिंपैंजी कीप्स हैविंग सेक्स विद डिफरेंट चिंपैंजी फीमेल, लेकिन लेकिन चिंपैंजी फीमेल को उतना ही अलाउड होता है। यू कैन आल्सो गो एंड डू इट। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि हम चिंपैंजी का एक सेक्शन तो उठा रहे हैं, हाँ लेकिन महिलाओं को नहीं दे रहे कि तुम भी करो जो तुम्हें मर्जी हो, वो तुम करो। वो नहीं वो करते। नहीं वो नहीं, वो तो फिर तो आपके उस भाई के साथ सिंपैथी है मेरी, क्योंकि वो बेचारा भाई वही चिंपैंजी का डीएनए उसके बिल्कुल अंदर। मुझे साफ कहा कि हाँ। अरे तो एक तरफ तो कहती हो कि इनका पुनर्वास करो, अपनी भाभी से पूछ लो, वो एक मैं वो तो है ही। वो तो पर वही तो झूठ स्टेटमेंट। आई डोंट थिंक पुनर्वास करना चाहता नहीं था। नहीं वो नहीं, बकवास तो था। बकवास तो अपने आप को मुंह से अपनी जान बचाने की था कोशिश। बस, और हाँ, कुछ हाँ, नहीं। हाँ। ना उसके बाद मैंने कभी बात भी नहीं की। मेरे ये नंबर सिस्टम क्या होता है कोठों में कि इतना नंबर का कोठा है, इतने नंबर? वो तो देखिए ऐसा ना कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का मकान नंबर तो सब जगह ही है, तो वो मकान नंबर दुकान नंबर है, वो मकान नंबर नहीं है, वो मकान रिहायशी एरिया नहीं है। तो उसका नंबर हो गया मान लो 400। अब उसमें ऊपर उन्होंने बिल्डिंग बना ली, एक और बना ली, दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, वो हो गए उनके अलग अलग। तो उनको ए और बी उन्होंने दे दिया, मगर उनको वो कभी इस्तेमाल नहीं करती जो उनके कागजों में है, ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा। वो नहीं इस्तेमाल होते। जब भी हम कहेंगे, मान लो जैसे मैं कहूँगी कि फलानी का कोठा है, मेरे से कोई पत्रकार पूछने लगे कह रहे उसका नंबर तो बता दो, मेरी आदत हो गई 404, कोई नहीं, और फिर वो 404 चलता जा रहा है। अच्छा। उसी के नाम पे चलता जा रहा है। वो कई बार पूछे कि दीदी 404 ही कहना है क्या? हाँ मैंने कहा तो 404 ही कहना है। तो ये नंबर नहीं है, ये एक सिस्टम बन गया है, क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं था, पैन कार्ड नहीं, कुछ नहीं था उनका। अब तक कोई उनको पहचानने को तैयार नहीं था, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये यहाँ रहती हैं, ये शहर की नागरिक हैं, ये इस देश की नागरिक हैं। उनके पास कोई आइडेंटिटी अपनी नहीं थी, क्योंकि लड़कियाँ आई चली गई, जो स्वेच्छा से आ रही थी वो फिर चली गई वापस। तो उनके अजमेर, ग्वालियर, जयपुर, यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। यहाँ आने के बाद कोई पूछता नहीं उनको, राशन कार्ड नहीं है उनके पास, वोटर कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं, अब तो सब है। तो उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चों को दाखिले नहीं मिल रहे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं वो तो सामने ही है। तुम्हें पता है कि ये तो इनके बच्चे हैं सेक्स वर्कर्स के, इन्हें नहीं लेंगे जी। सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए मुझे पसीने आ गए, महाभारत करनी हो गई, लड़ाई करनी हो गई, नहीं लिया। पर क्यों ना दिए तो दूसरे बच्चों को खराब कर देंगे। खराब क्या करेंगे? पता नहीं क्या खराब करेंगे। तब मैंने बड़े स्कूलों की शरण ली। नहीं तो मैं कभी किसी से दान नहीं मांगती। अब तो मैं मांगती हूँ भाई, खुल के कहती हूँ मैं, भैया थोड़े बहुत पैसे दे दो तो इसकी एक बच्चे की फीस भर दूँ। मेरा जो भी परिचित है, ऐसे भी मेरे बहुत हैं, मतलब जो मुझे छोटा मोटा करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा की मेरी डिमांड नहीं होती किसी से, पर उनकी मुझे अब पहचान छिपानी पड़ती है। हालांकि अब पता है उन्हें, अगर मैं लेके आई हूँ तो उन्हें पता है कि कौन बच्चा है, मैं एडमिशन करा रही हूँ तो
वो एतराज़ भी नहीं करते, बस उनका एतराज़ इतना होता है वो लोग नहीं आए यहाँ मिलने, मैं भेजती भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं भेजती कि कहीं लीक हो जाए बच्चा, उसमें फिर थोड़ा सा अपने आप को वैसा महसूस करेगा। माओ को भी समझा के रखती हूँ कि एक दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ेगा, लड़की या लड़का ये तुम्हारे लिए करेंगे। और अब MCA MBA BTech करके कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी आगे। हाँ हाँ उनके, लेकिन सेक्स वर्कर्स के नहीं, ये ब्रोथल कीपर के हैं, ब्रोथल ऑनर्स के हैं। तो ब्रोथल कीपर के कितने चांसेस हैं कि पहले वो सेक्स वर्कर थी? 100%। अच्छा हाँ अच्छा, मालकिन के भी। मतलब इट्स लाइक कि वो हायरार्की हाँ, में मेहनत हाँ, करते करते वो प्रमोशन हाँ, होता गया। प्रमोशन हो गया उसका। अच्छा बस, जी। और अब जो सेक्स वर्कर हैं उनका भी प्रमोशन हो जाता है अच्छा कि वो घर नहीं जा रही हैं, घर पैसा भेज रही हैं, घर वालों को भी आदत हो गई है, नेपालीज हैं जैसे, जातर होल्ड हो गया कोटो में। अच्छा, मेरे घर में नेपाल की 3 सर्वेंट्स हैं, हाँ ठीक है, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हो, क्या कह क्यों वो हमारे घर में चिपक के रहती हैं, हाँ क्योंकि उनको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। क्योंकि उनको ये शायद ये फीलिंग है या इस तरह से, या फिर पता नहीं उनके साथ क्या पास्ट है उनका, हाँ हाँ बट वो ना उनको बहुत क्लियर है कि हमें यहीं रहना हमें है। यहीं रहना। हाँ। हाँ बस वो इसीलिए कि सबसे ज़्यादा नेपाली लड़कियां इस पेशे में, सबसे ज़्यादा। और आपको बताऊं कि हम बड़े शान से कहते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, झूठ के मर जाओ, कहीं कुछ नहीं हो तुम। यमुनोत्री की लड़कियां आती हैं यहाँ। जब पहली बार मुझे पता लगा, शॉकिंग था मेरे लिए, इतना ज़्यादा कि मैंने उस लड़की से पूछा तुम कहाँ की हो, इतनी सुंदर सी, वो प्यारी सी गोरी चिट्टी बिल्कुल। मैं पहाड़ की हूँ। बेटा पहाड़ में भी तो कोई जगह है, मैं भी चलूँगी एक दिन तुम्हारे घर। आप जा ना पाओ वहाँ, क्यों, रास्ते खराब है। अच्छा फिर भी बता दो, कल लाखा मंडल, हम्म, जैसे पांडवकालीन कहते हैं कि जहाँ आखिरी स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ी, पांडवों ने अपना आखिरी समय लाखा मंडल में बिताया। और वो तलहटी में है, ऊपर यमुनोत्री है, नीचे बिल्कुल तलहटी में यमुना के किनारे लाखा मंडल बसा हुआ है। तो आपको पूरा चक्राता और सब क्रॉस करके और घूमते घूमते आपको देहरादून से लगेंगे लगभग सुबह से शाम पहुँचने में। और वहाँ पे ऐसे घर हैं, ये एक रास्ता, बस एक ही रास्ता है, और इस पे आगे तो उच्च जाति के लोग हैं, पीछे छोटी जाति के लोग हैं। बहन मायावती का बोर्ड लगा हुआ है, और ये बस कम्युनिटी है, उन लोगों का काम यहाँ आना धंधे में, आगे के लोग अपनी वहाँ छोटी मोटी खेती कियारी वो कर रहे हैं, बहुत सुंदर जगह है। तब हमने एक बैनर देखा लगा हुआ, राम जाने क्या नाम था, कि बैनर वो डांस क्लासेस, और जो नंबर देखा मैंने, नंबर मिलाया, मैंने कहा ये तो अजीब सा नंबर है, नंबर मिला पुणे। तो मैंने कहा भैया मैं यहाँ से बोल रही हूँ, इस इलाका मंडल से, हमारी 3-4 लड़कियाँ हैं डांस सिखाना। बोले सीधे सीधे क्यों फ़ोन मिलाया, सीधे यहाँ थोड़ी आती है सीधी लड़कियाँ। मैंने कहा हमें तो यही बताया कि इस नंबर पर कर लो फ़ोन। नहीं नहीं यहाँ नहीं आना, पहले तुम्हें जाना देहरादून। देहरादून एक होटल का नाम लिया, वहाँ जाना, वहाँ पे पहले लड़कियों की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद यहाँ आएंगी। मतलब प्रॉपर ये प्रोस्टिट्यूशन का रिंग है देखिए ये पूरा पूरा देखिए कहाँ से कहाँ, इतनी दूर की, हम मतलब हम थक गए उस दिन जाते जाते, बीच बीच में गाड़ी रुकवा दी, और अभी उस भी लड़की को लेके गए थे आप? नहीं नहीं किसी को नहीं लेके गए। जब हम पहली बार वहाँ देखने गए कि भाई ये सब पता करें, तो वो ऐसा, फिर हमने पूछा वहाँ, मैंने कहा कोई, मैंने नाम लिया, मैंने कहा उसको जानते हो? हाँ हाँ जी वो तो दिल्ली काम करती है, और अभी तो गई है, अभी तो यहीं थी थोड़े दिन पहले, कंफर्म हो गया हमें। और रास्ते इतने खराब है, वो चूना जैसे सड़क जो है फिसलती रहती है, इस तरह की है, अभी बनी हुई भी नहीं है ढंग से। अब आप मतलब इस जाल को कैसे तोड़ेंगे बताइए, कहाँ से कहाँ। मैंने कहा भाई तुम लोग अगर कोई घटना हो जाए, तुम्हारा थाना देहरादून, तहसील देहरादून, कैसे जाते हो इतना दूर? और 8-9 घंटे लगते हैं हाँ तरफ से। तो बोले आप ही तो इधर से आए हो, हम तो फांद के चढ़ जाते हैं, तो सीधे देहरादून 1.5-2 घंटे लगते हैं हमको, तो कोई हो जाए तो बताइए लड़की लाने में कितना देर लग रही है, पैदल लाएंगे वो तो चढ़ा के, वो तो खेत लांगते और उनसे आ जाते हैं। पहाड़ों, मेरी पत्नी पहाड़ों से है, तो पहाड़ों में हमेशा ये दिखा जाता है 2 पहाड़ लांग 2 पहाड़ लांगने, वो कभी ये नहीं सोचते कि आपकी 2 घंटे गाड़ी ना, घुमाएंगे, ना। वो बोलेंगे वो 2 पहाड़ लांग के वो रहा, 1 पहाड़ लांग के वो ये रहा। रहा, बस। तो ये उनका वहाँ, और वहाँ से अगर लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन के लिए आ रही हैं तो इससे ज़्यादा और खतरनाक क्या होगा। वो आपका एरिया जिसे आप बहुत धार्मिक मान रहे हैं, जहाँ पांडवों ने अपना अंतिम समय बिताया, फिर वो वहीं से दिखती है स्वर्ग की सीढ़ी, मतलब ऐसे बर्फ की जो है ना कटान इस तरह की है कि जैसे सीढ़ियाँ बन रही हूँ, कहते हैं कि यहाँ से शरीर वो स्वर्ग गए। तो ये, और कितने पांडवों के स्थापित किए हुए हैं लकड़ी के मंदिर हैं जो आज तक भी डैमेज नहीं हुए, लकड़ी के बनाए हुए हैं। शिवलिंग बहुत सारे हैं, 108 शिवलिंग है वहाँ, और पर्यटक नाम की चीज़ भी नहीं है वहाँ। और ये चीज़ पहुँच गई वहाँ, ये पहुंच गया, ये पहुँच गई, आप देखिए आप। तो इसका मतलब जो ट्रैफिकर है वो हर उस जगह को, वनरेबल को देख रहा है जहाँ तुम आसानी से ला सकते हो। और रंग गोरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियंस का इतना दिमाग खराब है, गोरों ने 250 साल तक बस, बजाई इनकी, बस, इनको गोरा हाँ, रंग बहुत बस चाहिए। गोरा रंग बहुत और कुछ ना हो, गोरा रंग बहुत बस जरूरी है बस इनके वो लिए। इनको चाहिए। तो वो वहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं, और उनकी गरीबी है, तो बहन जी जब वहाँ पे लेने जाती हैं, मैं तो कह रही हूँ ऐसे वोट मांगने जाते होंगे उनके लोग, बहन तो जी को पता ही नहीं होगा, बहन जी को तो पता ही नहीं होगा, उनका बैनर लगा हुआ, लेकिन और लोगों को तो पता है। वो तो सबने बात की, नहीं जी वो तो वहाँ से पैसे भेज देती है लड़की हमारी, अब तो हमारा ठीक हो गया जी, ये अब तो हमने घर में लैट्रिन भी बना ली, पहले नहीं थी, बहुत दूर जाना पड़ता था, पहाड़ लांगना पड़ता था। मुझे एक बात बताइए,
घर में टीवी, फ्रिज, पक्का मकान, इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को हाँ। तैयार। क्या मिल जाएगा ऐसा? नहीं, ये प्रतिस्पर्धा है, हाँ मिलना कुछ नहीं है। हाँ मतलब मेरे घर में वो चीज़ होनी चाहिए जो पड़ोसी के घर में। अगर पड़ोसी के घर में टीवी चल रहा है तो मेरे घर में क्यों नहीं चल रहा? मेरी तो बेइज्जती होगी। पड़ोसी भी 4 बार आके कहेगा, अरे टीवी भी ना खरीद सकते हो क्या? तो हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं, इसलिए हम हमने थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, हमारे हाँ दिमाग में कई बार आता है कि पहाड़ों में कहीं बनाते हैं घर जहाँ हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ ना हो। ठीक है, जो जहाँ पे बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल होगी, किताबें होंगी और कुछ नहीं होगा उसके हाँ अलावा। हाँ और बताओ लोग इसके लिए क्या इसके क्या लिए करने को क्या तैयार करने हैं। का? नहीं, लोग मुझे कहते हैं कि आप गाँव में क्यों रहती हैं? मैंने कहा मेरी जड़ें हैं वहाँ, इसलिए रहती हूँ और वहीं रहूंगी, वहीं अंतिम सांस लूंगी। जहाँ मेरे पति ने ली वहीं मेरी ज़िंदगी चली जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। और मैं तो मर उस दिन, मैंने सोच लिया मैं 2010 में मर गई थी। मैं कहा मुझे सोचो मतलब मैं जिंदा हूँ, मुझे मार दिया था इन लोगों ने। 2010 में क्या हुआ था? और मेरी बेटी की शादी नज़दीक थी हम्म, और ये मेरे बारे में सब खबर रखती है। ऐसा नहीं है, जब मैं इनकी रखती हूँ तो ये मेरी रखती हैं। प्रोफेशनल कर्टसी कहते हाँ हैं इसको। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो उन्होंने हमको कार्ड बांटने जाना था, 31 दिसंबर की बात थी, बारिश पड़ रही थी हल्की हल्की। तो सुबह सुबह निकले हम। मैंने कभी सुबह सुबह ठीक रहेगा, फिर उसके बाद और भी मुझे काम देखने और गाड़ी भी बुक करनी थी, तो मैंने कुछ पैसे भी डाले हुए थे। थोड़ा सा दूर हमारी जो संस्था के प्रेसिडेंट थे वो मेरे साथ थे, ऑनरेडी प्रेसिडेंट थे वो। तो उन्होंने कहा मैं छोड़ के आऊँगा, तो मैं आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, चलो। थोड़ी दूर चल के वो मुझे कहने लगे कि भाई मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा ये पुलिस जैसी बात मत करो, पीछा कर रहा है, तुम इतनी दूर में दिख रहा है। बोले मैं क्यों करेगा हमारा पीछा, मानो तुम। और चले हम 3-4 किलोमीटर, तो मोड़ आ गया। तो उन्होंने कहा भाई कोई ना कोई हमें फॉलो कर रहा है, अब मैं किसी को बुला रहा हूँ, तुम चुपचाप बैठ रहो। उन्होंने किसी को फ़ोन किया कि भाई मुझे दूसरी गाड़ी लेके आओ और ये गाड़ी में तुम्हें एक कॉलोनी का नाम दिया, वहाँ मुड़ के मैं कॉलोनी में तुम्हें ये गाड़ी दूंगा। चले गए, गाड़ी आ गई, दूसरी बदल ली हमने, वो उसे लेके चला गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमारा पीछा, उनका कोई कर रहा है। मैंने कहा आपको वहम हो रहा है। फिर उन्होंने किसी को कहा, तो मेरे एक मुँह बोला भाई था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू अपनी गाड़ी दे दे जरा, इतना ज़्यादा वहम हो रहा है। और वो दे गया। अब वो अब तक भी कहता है कि जी मैं उस दिन ना दे जाता तो शायद मैं साथ रहता तुम्हारे। तो वो देख के तू जा भाई हम चले जाएंगे। अच्छा उन्हें ये भी मालूम था कि हम कहाँ जाएंगे। हम गढ़ रोड पे गए और गढ़ रोड पे जैसे मतलब चूंकि मेरी बेटी तो नैनीताल रहती है, वो उनका गाँव पड़ता है वहाँ पे, तो ऐसे हमको मुड़ना था सड़क पार करके। तो उन्होंने गाड़ी नीचे उतारी, इतना तो हमको याद है। गाड़ी नीचे उतार के और मोड़ने के लिए जैसे ही टर्न की, तो बस उन्होंने मेरी ऐसे यहाँ से पकड़ के नीचे कर दिया मुझे। अच्छा। उनको इतना वो था, मगर वो तो बिल्कुल डैमेज कर दिया उन्होंने। हमारे ऊपर दूध का टैंकर चढ़ा दिया, सामने दूध का टैंकर था। ये तो मुझे याद है कि टैंकर चला एकदम हमारे मोड़ने की कोशिश करते, पर ये नहीं मुझे पता लोगों ने कैसे निकाला अंदर से। बहुत पैर सब टूट गए, हाथ टूट गए, ये सब निशान उसी वक्त के हैं चेहरे पे भी। और वो तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुए क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे, मुझे तो उन्होंने नीचे कर दिया था। ये सब बाद तक मेरे ये कांच निकाले जाते रहे, बहुत सब हो गए थे। तो लेकिन एक अच्छाई हुई कि मुझे जब तक थोड़ा होश वोश नहीं था। और मैं ऐसे में आपको बात बताऊं एक बीच में काट के, ऐसे में एक सज्जन जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं और पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वो आए। उनकी पोस्टिंग भी यहाँ नहीं थी, कहीं और थी, आई थिंक सहारनपुर उनकी पोस्टिंग थी। तो मेरा बेटा भी था वहीं और मुझे थोड़ा थोड़ा होश था, मुझे मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि ये सब बंधा हुआ था, लेकिन मुझे आवाज़ें समझ में आ रही थी। तो उसने आके मुझे पता लगा कि कैमरा उसने लगाया हुआ मेरे ऊपर और मुझसे कहा कि वो आपके साथ कौन थे। बेटा मेरा पीछे बोल के कि आप क्या पूछ रहे हैं इनसे, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बदतमीज़ बोला मेरे बेटे से, बस मुझे इतनी बर्दाश्त नहीं थी। भले मुझे कुछ नहीं था, मैंने पट्टी उट्टी हटाई, मैंने कहा हटा, हो गई सब ये होने दो। वो बड़ा खून सब निकल आया। ये इस गाल पे तो कोई वही नहीं था बिल्कुल, मतलब स्किन नहीं फीलिंग थी, नहीं थी, स्किन अच्छा नहीं थी, स्किन छिल नहीं गई थी, थी सारी, हाँ। पूरा छिल गया था ये, उतर गई थी खाल में। तो मैंने कहा इससे कैसे ऐसा बोले। हम्म, तो बोले आप बताओ फिर। अरे शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, भाभी कह रहे हो, है ना, पड़ोस में रहते हो, मतलब हम एक ही गाँव के लगभग, बस इतनी सी दूरी है कि सड़क किस पार हमारा और इस पार वो रजपुरे के हैं। और उन्होंने इतनी बदतमीजी और बेहयाई से पूछना शुरू करा कि मैंने कहा उनसे क्या लेना तुम्हारा। अरे नहीं नहीं मैं पूछ लूँ ना, वो हमारे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और ये हैं और वो उनका अभी तो मैं उनका लिखूंगा इसमें नाम, ठीक है। फिर मैंने कहा अभी मैं इस आदमी का इलाज करूँगी और मैंने करा कि जिस दिन मैं खड़ी हो जाऊँगी ना, मैंने कहा तुमको तो मैं खा ही जाऊँगी, बस समझ लेना अभी तो हो जाओ। लेकिन अच्छा ही ये हुई, उस आदमी को तो खैर सस्पेंड हुआ इस बदतमीजी के लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने भी फिर उसकी वीडियो बनाई। क्या रंजिश थी मुझे ये नहीं समझ आई। लोगों ने वो हमारे पैसे भी लूट लिए, 1.5 लाख रुपए थे हमारे अच्छा पास, हमको तो कुछ नहीं था, कैसे आए हमें नहीं पता। तो उसके बाद में तो मुझे ऐसी मेरे सिचुएशन में भले पैसा ले ले पर अस्पताल पहुंचा दे भाई, अस्पताल पहुंचा दे कोई, वो 1.5 लाख लेकिन तेरे किसी हो ने गए। पहुंचा दिया। हाँ हाँ और हाँ। देखिए मेरी बेटी के भी ससुराल वाले वहीं से निकल के गए, बस ऐसे देख के कि मेरे किसी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें नहीं मालूम कुछ भी। अभी जब मैं घर आई तो थोड़ा सा वो हिम्मत सी करके कहने लगे मेरे साथ के लोग कि मैम वो आया था। मैंने कहा क्यों, सबसे बड़ा दलाल वहाँ।
कह रहा मुझे बात करनी है उनसे। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि वो तभी आ गया घर पे। मैं घर नहीं किसी को कभी बुलाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो बाहर लॉबी में बैठा। मैंने कहा क्यों आया? ये नहीं बता रहा, कह रहा इनसे मिलना। आ गया वो, आके उसने मेरे, जबकि वो मुस्लिम है, उसने मेरे पैर पकड़े। मुझसे गलती होगी। मैंने कहा क्या गलती होगी? खड़ा हो जा, ये मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट कराया, तुम मेरे को मुकदमा लिखाओ। मैंने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं करूँगी, ना मैंने किसी को देखा, ना मुझे पता, मैं तो इसे ऐसे ही समझ रही हूँ रैंडम कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो रोने लगा। फिर उसने धागा निकाला काला, ये मुझे बांध दो। मैंने कहा तुम इसका मतलब समझते हो? बोले तो मैं नहीं समझता हूँ या समझता हूँ, आज से तुम मेरी बहन हो, बस मुझे धागा बांध दो। और मैंने मरते दम तक उसके, वो जो गुजरा उसका ही प्रण निभाया। अच्छा। मगर उसने भी मुझे 25-30 लड़कियां निकलवाई। अच्छा। जैसे समझ लो मैंने आज से काम छोड़ दिया, जबकि सबसे बड़ा उसके बिना पत्ता नहीं हिलता वहाँ। और मुझे अफसोस भी है, लेकिन कर्मों की सज़ा है। वो इस हालत में मरा, बोल नहीं सकता था, पहचानता नहीं था किसी को, वो कुछ पता नहीं था कहाँ मैं बाथरूम करूँ, कहाँ शौच करूँ, कुछ नहीं पता था उसे। बहुत बुरी दशा में मरा। तो मैं समझती हूँ कि ये परिवर्तन भी कभी कभी आदमी को पहुँचा देता है कहीं ना कहीं। तो लोग सही तरीके से मर जाएं, ये बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग बहुत है। बड़ी, हाँ बहुत, लोगों को पता नहीं है बात। हाँ इस बात का लोग पता मरना नहीं चाहते, हाँ, पर लोग सही तरीके से मर जाएं, यही बहुत बड़ी यही ब्लेसिंग है। बहुत बड़ी बात, किसी के आश्रित ना हो जाए। जी जी। उससे नहीं अच्छी बात कोई। चलिए कोई नहीं। तो मैं एक पहले भी पूछा था एक बार, और हाँ। दूसरी बार पूछता हूँ कि आपको कोई ऐसी महिला मिली जिसको आपने निकालने की कोशिश करी, उसने बोला कि नहीं मैं तो चॉइस से हूँ, मैं नहीं जा रही? नहीं, अच्छा। एक भी नहीं, अच्छा। कभी कभी नहीं। मैंने 562 लड़कियां निकाली हैं वहाँ से, एक लड़की ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं नहीं निकलना चाहती। भाई कुछ तो ऐसी हैं, ये तो हज़ारों थी, मैं निकाल सकती थी, मगर उनका निकालने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे भी वहीं थे। अब उससे बेटर मैंने सोचा ये बच्चे ही इनको निकालें, अगर ये पढ़ लिख लेंगे काबिल, और हुआ ये, तो पढ़ लिख लिए तो काबिल हो गए, माओं को वहाँ से निकाला, अलग घर बनाए, वहाँ रह रही हैं। और देखिए कुछ बहुत सारी, मैं ये नहीं कहती कि सारी चीज़ें खराब हुई, मेरे साथ कुछ बुरा किया। लोग कहते हैं वहाँ कैसे चली जाती थी, कैसे आप करती थी। मैंने कभी भी, दिल से मैं कह रही हूँ, मैंने उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहा, ब्रोथल कीपर को भी नहीं, ऑनर को भी नहीं, किसी को भी नहीं। बस मैंने आराम से कहा कि भाई मुझे दे दो इस लड़की, नहीं दोगी नुकसान हो जाएगा। और बहुत कम मुकदमे किए, हट जाती थी मैंने कहा मैं मुकदमा नहीं करूँगी, तुम्हें करना हो तो करो। लड़की निकल गई, मेरे लिए बहुत है बस इतना। मगर उन्होंने भी मेरे साथ वो निभाया, उन्होंने भी कभी मेरा बुरा नहीं सोचा। ठीक है, ये एक्सीडेंट हुए, जो भी हुआ, मुकदमे हुए, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करते थे। और ऐसा भी नहीं कि वो मेरे आप से, लिटरली महाभारत कर रहे थे उनके साथ। हाँ 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 हाँ, सच में। अगर वो मेरे लिए मेरी बर्थडे हो और मेरे लिए साड़ी खरीद के लाई, तो मैंने सिर से लगा के ली। और उनके यहाँ कुछ हुआ तो मैंने भी दिया। और कभी किसी ने मेरे से नाराज़गी दिखाई तो मैंने कहा अच्छा चल चाय कॉफ़ी कुछ तो मंगा ले, वो पी लूँगी, फिर चली जाऊँगी। तो जो मेरे से नाराज़गी हो रही है, तो गुस्सा नाराज़गी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं उनके साथ, और मैंने देखो लोग प्रोफेशनल करते हैं। कल भी किसी से बात हो रही थी, किसी ने मुझे संपर्क किया था मुंबई से। मैंने कहा भैया अगर मुझसे बात करनी है तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर तुम सोचो मैं बंद कमरे में 7 स्टार में बैठ के, और वो मीटिंग्स जो होती हैं, मैं वो मीटिंग मेरी मजबूरी है अटेंड करना, मगर मैं उनको फॉलो नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, और ना मैं किसी से मांगती हूँ। मतलब आप मीटिंग्स में किसको बुला रहे हैं? अभी मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्ची बताऊँ, जिनको ट्रैफिकिंग नहीं मालूम, ये नहीं पता ट्रैफिकिंग क्या चीज़ है। एक बड़े IPS, मानवाधिकारों के बहुत बड़े पैरोकार, और जब उनको ट्रैफिकिंग पे बोलना शुरू किया उन्होंने, और एक बड़े होटल में, नाम नहीं लूँगी, बड़े होटल में, बहुत बड़े होटल भी मैं क्यों कहूँ, वो तो विलेज के नाम से जाना जाता है कोलकाता में, उन्होंने कहना शुरू किया देखिए ये बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। होश उड़ गए हमारे सबके। हाँ, मीडिया क्या लिखेगा। मैंने बहुत जल्दी करके पर्चा लिखा, सर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, जिसमें औरतों की, बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, एक जिले से दूसरे जिले और एक स्टेट से दूसरे। ये आपको बोला IPS था। हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ कि देखिए ट्रैफिक की व्यवस्था जिस तरह से मैं तो ध्वस्त गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया है। हाँ एग्जाम पास किया, और हमने जैसे हमने ये यातायात व्यवस्था ध्वस्त कर रखी, ऐसे ही हमने लोगों का जीवन ध्वस्त कर दिया है। और वो वहाँ आ गए घूम फिर के, बताइए हमने मैंने कहा हम नहीं आ सकते इस रास्ते पर भी, हमारे बस की नहीं है। बस दिल से जुड़े थे उनसे, और दिल से ही जुड़े रहेंगे सारी ज़िंदगी, ऐसी भी किसी भी महिला और बच्चे को मिलके मैं कभी मेरे नफरत नहीं पास करती। एक पुरुष आयोग है, हाँ। NGO है, जिसकी वो है जो जिसको हाँ। रन करते हैं, उनका नाम बरकत रहन जी। हाँ। कई बार आप टीवी चैनल पर देखेंगे उनको। तो उन्होंने एक सवाल भेजा आपके लिए। उन्होंने कहा है कि जो पुरुष जो इस तरह के प्रोफेशन में है, हाँ जी जिनको बोलो। महिलाएं उठा के ले जाती हैं, जी जी, हाँ। उनके बारे में क्या किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए? देखिए पहली बात तो महिला उठा के नहीं ले जाती, अच्छा। ये गलत बात है। अच्छा। सॉरी बरखा जी, ये गलत बात है। महिलाएं कभी उठा के नहीं ले जाती, महिलाएं फुसला के ले जाती हैं, वो टिट फॉर टैट कर रही हैं। आपको कैसे लगता है वो कैसे उठा के ले जाएंगी? भाई जब महिला को एक पुरुष उठाता है तो वो उसे बेहोश करता है, कुछ और करता है उसके साथ, और तब गाड़ी में डालता है।
औरत कैसे डाल सकती है, इतनी तो मजबूत अभी नहीं है, लेकिन वो उसे फुसला के ले जाती है, फुसलाएगी, उसकी कमज़ोरी देखेगी क्या है, उसको वॉच करेगी बहुत टाइम और उसके बाद उसका यूज़ करेगी, और वो अकेले यूज़ नहीं करेगी। ये एक बड़े लोगों में चलन है, अच्छा। माफ़ करना, बड़े लोगों में ये चलन है, बड़े उम्र की महिलाओं में ये चलन है कि जो घर में सेटिस्फाइड नहीं है, जिनके पति केवल कमाने में लगे हुए हैं, वो इस तरह के जुगोलोस का इस्तेमाल करती हैं, और ये बड़ा चलन चल रहा है। पैसा कमाना है मर्द को भी, उसका क्या जा रहा है, ठीक है, औरत भी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, बड़ी कड़वी सच्चाई है, अश्लील है सच्चाई, लेकिन फिर भी कहना तो है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक बीच में वीडियो आया था, किटी पार्टी का चल रहा था, उसमें 2 लड़के नाच रहे थे। बिल्कुल। हाँ? नहीं आप किटीज नहीं आप लड़के नाचने की बात मत करिए। किटीज पार्टीज का एक और बड़ा सच है जिसको लोग लाना नहीं चाह रहे, और मेरठ जैसी जगह पे वो पैर पसार रहा है। वाइफ अच्छा, स्वैपिंग मेरठ में, छोटे शहरों मेरठ में? छोटे शहर में, दिल्ली उल्ली क्या हाल हाँ है? छोड़ दीजिए, वाइफ स्वैपिंग की बात चल रही है। किटीज के लिए इकट्ठी होती हैं औरतें, पति उनको लेके आते हैं, भाई लेके आएंगे, छोड़ने आ रहे हैं, है ना, साथ बैठ रहे हैं, खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद वाइफ स्वैपिंग का खेल चलता है, कोई रुकावट नहीं है। जो जिसका नंबर आया किटीज, मुझे किटी आती नहीं है, वो किसी के भी साथ जो उसको पसंद आया मर्द उसके साथ जा सकती है, उसी होटल में। चाबियों का भी खेल नहीं रह जाएगा। अच्छा। है ना, जितने आपको मिल गए, जैसे पैसा होता था वो उसकी जगह मर्द है। अच्छा, जो किटीज में एक तरह का जुआ ही है, पैसा रखा जा रहा है, पैसे की जगह आदमी रखे जा रहे हैं। क्या बात है। देखिए देखिए हम कितने आगे बढ़े। कितने आगे बढ़ गए हैं, और वो स्वेच्छा से हैं वो आदमी, हाँ, हाँ। क्योंकि उनके अंदर भी वही है कि अरे वाह मेरा चयन हुआ है, मुझे एक अलग औरत मिल गई है। अच्छा, मैं बहुत सरप्राइज हुआ। मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने बड़ी मेहनत करी बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। हम आज तक इस तरह पार्टियों में नहीं गए, ना हमें समझ में आते, ना हमारे घर के। अच्छा, रिकॉर्ड है मेरे पास, और भी गेस्ट हाउस हैं, फ्लैट्स हैं मेरे। मुझे अगर किसी को पार्टी देनी है तो मैं वहीं देता हूँ। मेरे घर के अंदर कोई नहीं आता पार्टी। कोई नहीं, नहीं तो आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं बेटियां हैं, समाई हुई हैं दिल में। अरे मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ, ठीक है। एक कोई मौलाना आते थे हमारे ही सोसाइटी में, कोई रहता है, उनको ट्रेन करने के लिए। तो मेरी बेटी को हेलो हाई करते, मैंने उनको रोक दिया। हाँ, मैंने बोला देखो ऐसा है मौलाना, आपको जरूरत नहीं हेलो हाई करने हाँ, की। हाँ। तो वो कह रहे कि क्या हुआ मेरी बेटी से? नहीं ना, मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं है। हाँ बस अगली बार से मत करना, मत ये करना, नहीं ठीक है ना? बिल्कुल, मैंने कहा आप दूर रहा करो इससे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो पुरुषों का है ना, ये इसके लिए आप पुरुष आयोग बना लो, कुछ ही बना, उन पुरुषों के लिए कर लो भैया, जिन्हें पत्नियां पीट रही हैं, जिनका बुरा हाल हो इन्होंने रहा तो है। बड़े सारे, इन्होंने अतुल सुभाष का भी केस हाँ, लड़ा। हाँ, उनका भी लड़ा। इन्होंने मानव शर्मा जी बेचारे सुसाइड कर ले रहे हैं पत्नियों के अत्याचार से। हाँ, उनके लिए करो, उनके लिए खड़े हो। डू यू हेट वुमेन जो ऐसी हैं? हाँ, करती हूँ मैं खुल के, और मैं इतना नफरत करती हूँ उनसे। क्या किस चीज़ का बदला ले रही हैं आप? छोड़ दो ना, कानून आपके पक्ष में। जिससे आपको पसंद नहीं आ रहा है, मेरे शहर की है ना, 4 का टाइम ही है, ड्रम में, आपके और ड्रम वाला आप ही के बताइए, यहाँ से? मेरे बिल्कुल नजदीक में है, और ड्रम में टुकड़े करके डाल दिए, एक के और हाथ पैर काट के डाल वो दिए। बंदी तो बड़ी शातिर थी। इस समय 4 औरतें बंद हैं एक साथ, अच्छा। 3 महीने के अंदर अंदर, जिन्होंने पतियों को कत्ल कर करके फेंक दिया इस हालत में। एक का अटैची में सिर और धड़ कहीं और 4 हाथ पैर कहीं और मिले हैं। अरे बाप रे। इतना बुरा हाल है कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि एक बच्चे ने मुझे मतलब और सोचो इन महिलाओं को, आपको उन महिलाओं को कहानी सुनानी चाहिए, अबे उनका देख क्या हाल है, तुझे मिला हुआ था। है ना। मुझे रात को एक लड़का फ़ोन करता है और बहुत घबराया हुआ है। मैंने कहा बेटा कुछ हुआ है? मैं हमेशा उठाती हूँ रात को फ़ोन, दिन में ना उठा पाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन रात को जरूर उठाती हूँ। तो बोला जी मैं डर गया हूँ। मैं किससे? मेरी बीवी से। मैं कहा क्यों? कि नहीं वैसे तो सब ठीक है, मेरे पास में ही सोई हुई है, बच्चे भी सोए हुए हैं, लेकिन मैं आजकल फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि कहीं ये मुझे मुस्कान की तरह तो नहीं कर देगी किसी दिन, बताइए। मैंने कहा क्या इसका कहीं अफेयर है? बोला नहीं, सीधी सादी औरत है। तो फिर क्यों है? पता नहीं मैं क्यों डर रहा हूँ। हाँ, बल्कि पहले कहते थे ना हम लोग, कितनी भी लड़ाई हो जाए पत्नी के साथ पर सोते साथ में। में। अब वो भी साला वो भी खतरनाक हो गया। वो और कहता है, बोले मैं रात को उठ के देखता हूँ और अगर मुझे इसकी आँख खुली दिख गई है, मुझे जागी दिख गई, तो मैं डर जाता हूँ कि ये क्या सोच रही थी। आप सोचिए, और वो मेरे रिलेशन में ही है वो बच्चा। तो मैंने उसको फिर बहुत उसकी काउंसलिंग की, बेटा ये बात गलत है, तू ऐसा। वो लड़की रोए कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी कैसी। अगर कोई अच्छा होगा अब तो मैंने उसको कहा बहुत भैया इस बुरा बेचारी की क्या गलती हाँ, है, ये इसके दिल में बस गई ये बात, पता नहीं क्यों बसी है। तो आप सोचिए क्या इसके परिणाम। तो ऐसे लोगों के लिए तो पुरुष आयोग की जरूरत है कि जो इस तरह की औरतें कर रही हैं, और मैं इनकी कड़ी सजा की मैं तो हिमायती हूँ। आपके एक सांसद हैं जो भगवान श्री राम का रोल करते थे, अरुण गोविल। उनका कोई समर्थन मिलता है आपके काम में? सवाल ही नहीं उठता, नेताओं का क्या मतलब है, उन्हें क्या लेना देना। वो तो सुनते भी नहीं है ऐसी बातों को, पसंद भी नहीं करते। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि मैंने उन महिलाओं का, शुरुआती दौर की बात थी, और हमारे यहाँ 2 बड़े फेमस विधायक थे, चंगू मंगू लोगों ने कहते थे। हमने उनको भी आमंत्रित कर लिया, और इनका मैंने पहला बार ये सोचा, बहुत कम टाइम 4-5 साल मुझे इनके बीच काम करते हुए थे, कि मैं इनकी क्यों ना, जो इनकी अपनी पारंपरिक है गाने की नाचने की, उस विधा को आगे लाऊं, हो सकता है इसलिए छोड़ दें। तो हमने एक बड़ा मंच दिया उन्हें, और आप यकीन नहीं करेंगे इस कदर 98 में करना बड़ा कठिन काम था। और ये आई, सबने मुझे हतोत्साहित किया कि ये नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी, कुछ ही कर लो आप। मुझे भी लग रहा था, फिर भी मीडिया ने बहुत साथ दिया कि रिहर्सल के भी फ़ोटो डली, बड़ी खबरें छपी। उसके बाद वो दिन आया और ये आ गई महिलाएं, थोड़ी नानू करके बाद में।
और हमें जो हॉल हमने लिया था उसके दरवाजे खोलने पड़े, लोग बाहर भी वो शायद आए तो ये देखने कि सेक्स वर्कर कैसे डांस करेंगे और कैसे, लेकिन वो इतना डिसेंट था कि बड़ी अच्छी गज़लें गाई कि हम तेरे शहर में आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर सब कार्यक्रम उनके हुए और काफ़ी लंबा चला, जितना हमने उम्मीद नहीं करी थी। उसमें हमारे 2 विधायक आए थे, एक सरकार प्रशासन से जुड़े अधिकारी थे और तो बहुत लोग थे। तो भैया पहले तो विधायक जी ने ये कहा, बताओ जी अतुल जी आपने हमें किस कार्यक्रम में बुला लिया, हमें बताओ तो हम तो आते ही नहीं, यहाँ तो उठना भारी हो गया। हमने कहा आपकी तो आज ख़त्म हो गई राजनीति, अब तो हम आपके खिलाफ इतना प्रचार करेंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा। हूँ मैं कड़वी इस मामले में, और हमने किया वो, अब हम नहीं कहना चाहेंगे, ख़त्म हो गए ऐसे समझ लो। अब वो जो सज्जन थे जो शासन से जुड़े हुए थे, उन्होंने इतनी सज़ा भोगी कि वो जेल गए। वो इसी काम के लिए डिप्यूट होते हैं कि वो इनका पुनर्वास करें, वो करें, और उन्होंने इसमें हमारा बड़ा सहयोग किया कि तो जी आज आपने पहली बार एक अच्छा काम किया है कि इन लोगों को मंच दिया, और अखबारों ने भी बहुत सुंदर सुंदर लिखा, और वो जेल गए। सोचिए जब मैं उनसे मिलने गई ना, वो बच्चों की तरह रोए, मेरे हस्बैंड दोनों गए, बच्चों की तरह रोए कि तुम जी मेरी क्या गलती थी, ये कि मैंने इन औरतों को एक पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद की आपकी। कुछ जेल क्यों गए थे वो? राम जाने क्यों उनको इतना बुरा लगा, तत्कालीन डीएम को और लोगों को, क्या उन पर धाराएं लगाई, क्या उनके साथ किया, और जेल भेज दिया उन्हें। चिढ़ गए बिल्कुल बुरी तरह उनसे, और कहा कि तुम विधवा पेंशन पे 20 रुपये लेते हो, ये उन पर इल्ज़ाम लगाए। बोले जी मुझे एक तो कह दें कि मैंने 20 रुपये कब लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझ के नियम कानून का जाल आपके आसपास बुनती है ताकि जब भी आप थोड़ा उनके खिलाफ जाए आपको उठा के जेल में डाल दें। कि हर जैसे ये नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में हर बिल्डिंग सरकारी मानक पैमानों पे खड़ी नहीं नहीं, उतरेगी। नहीं। कुछ ना कुछ गड़बड़ सबने कर बिल्कुल, रखी है। सरकार ने वो क्यों बना लगा रखा है, जब मेरा मन करेगा मन तब करे तोड़ तोड़ देंगे। देते, पूरा बन जाएगा उसके बाद तोड़ेंगे, आज बुलडोजर लगा दो, अभी भाई, बुलडोजर लगा। आपने इसको तो फ्री करो, इसको तो जनता को अपने मन से जीने दो। किस बात की डेमोक्रेसी है ये? पता नहीं ये क्या डेमोक्रेसी कि मतलब हम बताएंगे तुम्हारा घर कैसे बनेगा, कैसे डिजाइन बनेगा? हमसे पास करवाओ। अभी तो हो गया उसमें है पैसे कि लेके अब जाओ। नक्शे की जरूरत नहीं है, हाँ, हाँ। अभी तो ये किया है यूपी गवर्नमेंट ने, पर वो कितना मानेंगे ये एमडीए और डीडीए और ये सब चीज़ें लोग मिलके, ये अलग बात है, उसको देखेंगे कितना मानेंगे। चलिए, इट लागू वाज होगा। वंडरफुल टॉकिंग टू यू मैम। Thank you. बहुत ही अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद है कि आप और सफल हों अपने काम में। और आप बिल्कुल 61 साल की नहीं लग रही हैं, तो मुझे लगता है अभी तो और डरना चाहिए वहाँ के लोगों को आपसे। नहीं अभी तो डरते हैं, शहर के भी लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है, शहर के भी डरते हैं।